हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद टेलर सर के साथ। आज अपन पढ़ने वाले हैं रीतिकाल का अगला चैप्टर, यानी कि पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 कहलाएगा। यानी कि केशवदास तक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं चिंतामणि। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले आचार्य शुक्ल हैं, और बाकी नगेंद्र आपके केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, ये त्रिपाठी बंधु हैं जो 4 भाई हैं, जिसमें से पहले आपके चिंतामणि त्रिपाठी हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर अपन देखें तो दूसरे इनके भाई हैं जिनका नाम है भूषण, कल अपन पढ़ चुके हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1613 में हुआ था। इनका 1609 में है। इन सभी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ है। भूषण के बाद में आपके आते हैं मतीराम, और मतीराम का जन्म आपको बताया गया था। मतीराम का जन्म कब था? मतीराम का जन्म था 1617 में, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे। अब चिंतामणि का जन्म कब है? 1609 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में हुआ। और ये भाई देखो, चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म है आपका 1609। इसके बाद में जयशंकर त्रिपाठी इनका भाई हुआ, जिसने खास कोई साहित्य में योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। इसके बाद मतीराम है, उनका जन्म आपका 1617 में है। भूषण का 1613 में है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की अखंडित परंपरा की शुरुआत किससे मानी है? तो आपके चिंतामणि से मानी है। अखंडित परंपरा, ध्यान में रखना, ये शब्द लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। अखंडित परंपरा की शुरुआत कहाँ से मानी है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानी है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि का दूसरा नाम क्या बताया है? मणिलाल या मणिमाल बताया है, ठीक है। चिंतामणि का दूसरा नाम बताया मणिमाल या मणिलाल, ये चिंतामणि का दूसरा नाम है। इसके बाद भी ये हिंदी के पहले रसवादी आचार्य, पहले ध्वनिवादी आचार्य, ये पहले क्या हैं? रसवादी आचार्य, पहले ध्वनिवादी आचार्य। ये पहले आचार्य है जिन्होंने ध्वनि शास्त्रीय तत्वों का क्या किया है? विवेचन किया है। ये हिंदी के पहले क्या हैं? रसवादी आचार्य। पहले क्या है? ध्वनिवादी आचार्य। पहले क्या है? जिन्होंने ध्वनि शास्त्रीय तत्वों का क्या किया है? विवेचन किया है। और ये हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि हिंदी के पहले सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? तो चिंतामणि त्रिपाठी है। और इन्होंने सर्वांग निरूपक वाला ग्रंथ कौन सा लिखा है? तो कवि कुल कल्पतरु, ठीक है ना। तो ये इनका क्या है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और आपको बताया था कि सर्वांग निरूपक में क्या होता है? इसमें मतलब सारे के सारे अंगों की बात होती है, जैसे अलंकार हो गया, छंद हो गया, है ना, रस हो गया, इस प्रकार की सारी चीज़ें इनमें आती हैं। और विशिष्टांग में तो एक ही मतलब, या तो अलंकार पे बात होगी, या तो आपके छंद पे बात होगी, या रस पे बात होगी, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये कवि कुल कल्पतरु, ये चिंतामणि त्रिपाठी का कैसा ग्रंथ है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और सर्वांग निरूपक फर्स्ट आचार्य कौन है? तो पहले आचार्य भी चिंतामणि त्रिपाठी है। और कवि कुल कल्पतरु इन्होंने कब लिखा था? 1650 में। इसमें टोटल 1650 में लिखा, ठीक है, 1650 में लिखा है। और 1133 इसमें पद है, और 8 इसमें क्या है? अध्याय है। और भोसले राजा मकरंद शाह के ये दरबार में रहते थे। तो मकरंद शाह भोसले राजा थे। कौन? मकरंद शाह। इनके दरबार में कौन रहते थे? चिंतामणि त्रिपाठी रहते थे। अब इनकी रचनाएं देखें तो रचनाओं में पहली है इनकी रस विलास। सबसे पहली इनकी रचना क्या है? प्रथम रचना क्या है? प्रथम रचना इनकी कौन सी है? रस विलास है, जो लिखी गई 1633 में लिखी गई, ठीक है, रस विलास। और देव ने क्या लिखी है? रस विलास लिखी है। देव ने भी रस विलास नाम से रचना लिखी है। तो रस विलास चिंतामणि की भी होगी और देव की भी होगी। तो देव वही आचार्य हैं जिनके बारे में अपने पढ़ा था कि इन्होंने अभिधा को क्या माना है? अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम माना है, ठीक है। और कवि कल्पद्रुम नाम से श्रीपति ने लिखी है। काव्य कल्पद्रुम किसने लिखी है? सेनापति ने लिखी है। भाई छोटा नाम है तो कवि कल्पद्रुम, ये तो श्रीपति की होगी। और काव्य व आधा ज़्यादा हो गया ना, तो व और ये दोनों हो गए तो बड़ा हो गया नाम। तो काव्य कल्पद्रुम ये किसकी है? सेनापति की है। और कवि
कुल कल्पतरु, ये तो चिंतामणि की जो अपन ने अभी पढ़ी है, ठीक है। और हिंदी का पहला ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, कवि कुल कल्पतरु। और कवि कुल कंठाभरण, ये किसकी है? दुल्हा की है। कवि कुल कंठाभरण किसकी? दुल्हा की। और कवि कंठाभरण ओनली आ जाए कवि कंठाभरण तब तो क्षेमेंद्र की है। और कवि कुल कंठाभरण ये किसकी है? दुल्हा की है। और सरस्वती कंठाभरण ये आपकी भोजराज की। ये पूछी जाती है मिलान में, तो आपको याद रखनी है कवि कल्पद्रुम, भाई छोटा नाम है तो श्रीपति, सेनापति बड़ा नाम है तो काव्य कल्पद्रुम आ गया। कवि कुल कल्पतरु ये आपकी चिंतामणि की है, जो कि कैसी है? पहला ही आपका सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। और कवि कुल कंठाभरण ये आपके दुल्हा की है। और कवि कंठाभरण ओनली आ जाए तब तो क्षेमेंद्र है। जैसे कि ये कंठाभरण की दो हो गए, यानी कि कवि कुल कंठाभरण बड़ा नाम है, ठीक है। एक है कवि कुल कंठाभरण, ये क्षेमेंद्र की, क्षेमेंद्र से समा याद रख लो। भाई छोटा नाम आए तब तो भाई छोटी गलती पे तो आप समा कर दोगे, बड़े पे तो समा नहीं किया जाएगा, सीधा दुल्हा बनाया जाएगा। यानी कि कवि कंठाभरण में तो क्षेमेंद्र हो गया, और कवि कुल कंठाभरण में क्या हो गया? दुल्हा हो गया, ठीक है। और सरस्वती कंठाभरण भोजराज, भाई सरस्वती को पहले क्या चढ़ाओ? भोज चढ़ाओ, उसके बाद भावराज करो अपने कंठ पर। चिंतामणि त्रिपाठी की अन्य रचनाएं देखिए तो काव्य विवेक हैं, काव्य प्रकाश हैं, श्रृंगार मंजरी है और पिंगल है, ठीक है। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, पिंगल, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी की क्या क्या है तो याद रखिएगा, कौन कौन सी है आपकी? काव्य विवेक होगी, ठीक है। काव्य विवेक पहले अपन पढ़ चुके हैं। एक तो रस विलास पढ़ा, ये पहली थी। और रस विलास कब इनकी आई थी, कब रचना इन्होंने लिखी? तब ये 1633 में लिखी। इससे पहले अपन ने सर्वांग निरूपक वाला भी पढ़ लिया, क्या था वो? कवि कुल कल्पद्रुम, कल्पतरु, है ना, ये था। और इसके बाद में आप ये याद रख सकते हो, एक आपका हो गया काव्य विवेक, ठीक है। एक है काव्य प्रकाश, एक है श्रृंगार मंजरी, और एक पिंगल। और पिंगल इनका क्या है? छंद विचार से संबंधित है, यानी पिंगल में छंदों से संबंधित चीज़ें हैं। किससे संबंधित? छंदों से संबंधित है, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी की एकमात्र प्रमाणिक ढंग से उपलब्ध रचना है। चिंतामणि त्रिपाठी की एकमात्र प्रमाणिक ढंग से उपलब्ध रचना है, यानी कि कवि कुल कल्पतरु, ठीक है। कवि कुल कल्पतरु, इसी रचना के आधार पर ये आचार्य कहलाए थे। चिंतामणि त्रिपाठी की एकमात्र प्रमाणिक ढंग से उपलब्ध रचना कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु। इस रचना के आधार पर ये क्या कहलाए? आचार्य कहलाए। और मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा कवि आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। पूर्व अलंकृत काल, दो अलंकृत काल हो गए, यानी कि रीति काल को उन्होंने अलंकृत काल बोला था। पूर्व अलंकृत काल यानी कि रीति काल का प्रारंभिक भाग हो गया, वो उत्तर अलंकृत भाग में क्या हो जाएगा? ये आपका रीति काल का उत्तर काल हो जाएगा, ठीक है। मिश्र बंधु ने पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा कवि ये आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को, और उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किससे माना है? भिखारी दास को माना है। पूर्व अलंकृत का तो चिंतामणि को मिश्र बंधु ने माना, और उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य माना है भिखारी दास को, ठीक है। इसके बाद में आगे देखें मदिरा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? चिंतामणि का जन्म कब हुआ? 1609 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिप्पापुर में हुआ। और ये चार भाई है, तो चिंतामणि का 1609 में जन्म है, मतीराम का 17 में है, भूषण का 13 में, और जयशंकर त्रिपाठी भी इनका भाई है। इसके बाद में आचार्य शुक्ल ने इनको क्या माना है? तो अखंडित परंपरा की शुरुआत चिंतामणि से मानी है। और इनका अगर प्रसिद्ध सर्वांग निरूपक ग्रंथ देखें तो कवि कुल कल्पतरु है, ठीक है, जो कि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है और पहला ग्रंथ भी है। अब इनका पहला ग्रंथ देखिए तो रस विलास है। रस विलास नाम से देव ने भी लिखा है।
इसके अलावा इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि काव्य विवेक होगी, काव्य प्रकाश होगी, श्रृंगार मंजरी होगी और पिंगल होगी। अब मतीराम के बारे में पढ़ते हैं। मतीराम का जन्म तो आपको पता ही है, कब हुआ है, 1617 में हुआ है। इसके बाद में कानपुर के तिप्पापुर में हुआ, फिर भाई है तो वही हुआ होगा। और ये आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, ये अपने कृत्रिम भाव योजना के लिए विख्यात है। इनके लिए स्टेटमेंट क्या दिया मतीराम के लिए आपके आचार्य शुक्ल ने, कि ये अपने कृत्रिम भाव योजना के लिए क्या है, विख्यात। कृत्रिम भाव योजना, यानी कि ये शब्द आपको देखते हुए याद रखना कि ये किसके लिए आचार्य शुक्ल ने यूज किया है, तो मतीराम के लिए। मती, ठीक है। कृत्रिम अकृत्रिम भाव योजना, ठीक है। अकृत्रिम भाव योजना के लिए विख्यात कौन है, तो आपके मतीराम है, ठीक है। इसके बाद आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इनके काव्य में दाम्पत्य जीवन की सहज, निष्कपट व निरीह अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो मतीराम है, इनके काव्य में दाम्पत्य जीवन की सहज, निष्कपट और निरीह अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। इनके काव्य में दाम्पत्य जीवन की सहज, निष्कपट व निरीह अभिव्यक्ति हुई है। दाम्पत्य जीवन की सहज, निष्कपट व निरीह अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य शुक्ल, इनमें स्वच्छंद कविता की मनोहारिणी प्रतिभा विद्यमान थी। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि इनमें स्वच्छंद कविता की मनोहारिणी प्रतिभा विद्यमान थी। तो 2-3 बातें इन्होंने बोल दी आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में। एक तो ये बोला कि ये क्या है, अकृत्रिम भाव योजना के लिए विख्यात है। आचार्य शुक्ल इनके काव्य में दाम्पत्य जीवन की सहज, निष्कपट और निरीह अभिव्यक्ति हुई है। ये भी कहते हैं दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, अकृत्रिम भाव योजना की बात करते हैं। और ये भी कहते हैं कि मतीराम के बारे में कहते हैं कि इनमें स्वच्छंद कविता की मनोहारिणी प्रतिभा विद्यमान थी, यानी कि स्वच्छंद की बात आ गई, दाम्पत्य जीवन की बात आ गई और अकृत्रिम भाव योजना की बात आ गई। तो ये 3 बातें आचार्य शुक्ल ने मतीराम के लिए इस्तेमाल करी है। मतीराम के आश्रयदाता, तो आश्रयदाता यहाँ पे मतीराम के 3 हैं। मतीराम तीन भाई 3 बातें आचार्य शुक्ल ने भी कही है, हालांकि बहुत सारी कही होगी लेकिन यहाँ पे 3 है। अब आश्रयदाता इनके 3 हैं, ठीक है। जैसे कि चिंतामणि त्रिपाठी के कौन थे, चिंतामणि किसके आश्रय में रहते थे, तो मकरंद शाह के दरबार में रहते थे। चिंतामणि तो मकरंद। अब मतीराम हैं वो किसके आश्रय में थे, तो 3 के, ठीक है भाई। अपन मती मतलब अब मना, मती का मतलब मना भी होता है, वैसे मती का मतलब बुद्धि होता है, लेकिन जो आपके मारवाड़ी हैं उसमें मती को मतलब मना करना भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं मना किसी को अपन कितनी बार कर सकते हैं, 3 बार, यानी कि ये कितने के दरबार में रहा, 3 के, ठीक है। यानी कि एक तो है बूंदी, नरेश हैं भाव सिंघाड़ा। सबसे पहले तो मतीराम वहाँ पे रहे जिसने मना ही नहीं किया, भाव दिया इनको, वहाँ पे रहे, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि भाई मतीराम को जिसने मना नहीं किया, भाव दिया, वहाँ पे ये रहे और वहाँ खाने को इनको क्या मिली, बूंदी, यानी कि बूंदी के नरेश भाव सिंघाड़ा के यहाँ ये रहे। फिर वहाँ पे बूंदी खा ली काफ़ी दिन, अब इनको कमाने के लिए भी जाना पड़ा, तो और कमाने के लिए इनके पास था क्या, मात्र ज्ञान, यही रचनाएं वगैरह करना, ये ज्ञान तो खूब था। तो ये कमाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किसका किया, दूसरे नंबर पे ज्ञान का। कितने दिन बूंदी खाएंगे, है ना, तो एक समय था इन्हें तो जाना पड़ा। तो हुमायूं नरेश ज्ञानचंद के यहाँ पर भी ये रहे। फिर इन्होंने बूंदी भी खा ली, सारी चीज़ें हो गई, तो इन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया था, ठीक है। कमा लिया तो इनको पहचान लिया था कि हाँ भैया मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो बुंदेलखंड के सर्व सिंह बुंदेला के यहाँ पे ये मंदिर समय रहा है, ठीक है, सर्व सिंह बुंदेला। तो 3 हो गए। पहले तो यहाँ पे कर सकते हो, फर्स्ट तो कौन था, बूंदी के कौन थे, भाव सिंघाड़ा, ठीक है। फिर ये कहाँ चले गए, हुमायूं कमाने के लिए गए तो किसका इस्तेमाल किया इन्होंने, ज्ञान, तो हुमायूं के ज्ञान सिंह हो गए। इसके बाद में तीसरे नंबर पे ही किसके दरबार में रहे, तो बुंदेलखंड के कौन, बुंदेलखंड के सर्व सिंह बुंदेला, ये सर्व सिंह, ठीक है, सर्व सिंह बुंदेला। तो 3 के पास ये मतलब इन्होंने आश्रय 3 का प्राप्त किया था।
इसके बाद रचनाएं देखो तो सबसे पहली इनकी रचनाएं, हालांकि मतीराम काफ़ी दरबारों में घूमे हैं, तो वैसे तो सबसे ज़्यादा तो घूमने वालों में पर्वती में देव हैं, लेकिन मतीराम भी काफ़ी दरबारों में गए हैं। तो सबसे पहले ही तो उन्होंने रचना ही जहांगीर के दरबार में लिखी है, ठीक है। प्रेम ओई लैला मजनू वाला जहांगीर, है ना। तो पहले इन्होंने फूल से स्टार्ट किया है इन्होंने, मतीराम ने स्टार्ट किया है फूल से। तो फूल मंजरी प्रथम रचना इनकी और जहांगीर के दरबार में लिखी है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। इसके बाद में अलंकार पंचाशिका दूसरी है। पहले तो फूल मंजरी जहांगीर के दरबार में, दूसरी अलंकार पंचाशिका। अलंकार काफ़ी भाई ज्ञान की चीज़ें होती है, अलंकार ऐसी बात थोड़ी है, सबको थोड़ी आता है। तो ये हुमायूं नरेश ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी है। कौन सी? अलंकार पंचाशिका, ठीक है। अलंकार पंचाशिका किसके दरबार में लिखी है? ज्ञानचंद के। पहली किसकी? फूल मंजरी। किसके? जहांगीर भाई, उसको जहांगीर भी फूल ही पसंद होते हैं, पहली फूल से स्टार्ट किया। फिर अलंकार पंचाशिका किसके? ज्ञानचंद के, ठीक है। फिर मतीराम सतसई खुद के नाम से लिखी, मतीराम सतसई, ये राजा भोगनाथ के दरबार में लिखी है, मतीराम सतसई, ठीक है। मती से याद रखो, मतीरा खुद के नाम से अगर लिखेगा तो मतीरा बनेगा। वो मतीरा का क्या करना पड़ेगा? भोग करना पड़ेगा, भोग मतलब खाना पड़ेगा, ठीक है। तो भोगनाथ के दरबार में क्या लिखी है? मतीराम सतसई लिखी है। तो देव के प्रिय राजा भोगीलाल हैं, जो कि भोगनाथ से अलग हैं। देव के जो प्रिय राजा हैं वो कौन है? भोगीलाल हैं, ये ध्यान रखना। देव के प्रिय राजा कौन है? भोगीलाल, जो कि भोगनाथ, ये भोगनाथ तो इनके हैं, तो भोगनाथ से वो अलग है। तो आचार्य शुक्ल ने भोगीलाल का नाम मोतीलाल बताया, और भोगीलाल जो कि देव के प्रिय राजा हैं, उनका नाम आचार्य शुक्ल ने क्या बताया? मोतीलाल बताया, मोतीलाल बताया। क्या बताया? मोतीलाल बताया। अब है आगे व्रत कौमुदी। व्रत कौमुदी यह रचना शास्त्र से संबंधित रचना है। किससे? व्रत कौमुदी। व्रत ऐसे बनता है। और व्रत में फिर क्या देखा जाता है? व्रत में देखा जाता है कि कुंडली क्या है, क्या मतलब जो भी सारी चीज़ें वो इसमें देखी जाती हैं, है ना। तो एक जो भी पंडित लोग होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ रखते हैं, बही खाता रखते हैं, जिसमें सारी कुंडली देखते हैं। तो ऐसी व्रत और कौमुदी ऐसी टाइप से आप याद रखो कि इसमें शास्त्र से संबंधित रचना है। ये रचना स्वरूप सिंह बुंदेला की यहाँ रखी गई थी। तो व्रत कौमुदी कहाँ की होगी? स्वरूप सिंह बुंदेला होगी, ठीक है। तो अपन 4 अभी तक रचनाएं पढ़ी। एक तो देखो, एक बार याद कर लो, एक तो फूल मंजरी होगी, ठीक है। फूल मंजरी भाई, फूल किसको पसंद है? जहांगीर को। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करी जहांगीर से। दूसरी इन्होंने लिखी अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका थी, और अलंकार पंचाशिका ये कहाँ पे लिखी? अलंकार यानी कि ज्ञान की बात है, यानी कि ज्ञान सिंह ये कहाँ के थे? हुमायूं के थे। फिर उन्होंने लिखी है तीसरी आपकी क्या हो गई? तीसरी आपकी मतीराम सतसई। मतीराम सतसई कहाँ पे लिखी है? तो भोगनाथ के यहाँ के दरबार में लिखी इन्होंने मतीराम सतसई। अपना भोग करवा लिया, मतलब मतीरा का भोग हो गया। और व्रत कौमुदी कहाँ पे लिखी है? तो व्रत कौमुदी लिखी है आपके हुमायूं स्वरूप सिंह बुंदेला की, ठीक है। व्रत कौमुदी लिखी है, ये व्रत कौमुदी, ये रचना इन्होंने किसके दरबार में लिखी? स्वरूप सिंह बुंदेला, स्वरूप सिंह बुंदेला, ठीक है। अब इनकी 2 रचनाएं जिनकी वजह से ये इन्होंने ख्याति प्राप्त करी, मतीराम की ख्याति के आधारभूत 2 ग्रंथ हैं। एक तो रसराज है भाई, रसराज से तो आपको पता चल ही रहा है कि ये रस और नाई का भेद से संबंधित होगा। एक है ललित ललाम। ललित ललाम क्या है? ये अलंकार विषयक ग्रंथ है, अलंकार विषयक ग्रंथ है। तो रसराज तो उन्होंने लिखी है 1633 से 1643 के बीच में, यानी कि 20 साल इनको लगे रसराज लिखने। ललित ललाम इन्होंने बाद में स्टार्ट करी, यानी कि 1661 से स्टार्ट करी और 1664 में। अलंकार के बारे में कितना ही लिख सकता है, तो बस 3 साल में खत्म। रस तो आपको पता है खत्म ही नहीं होता है, जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। तो 2 हैं, रसराज और ललित ललाम। ये आपके रस नाई का भेद से, ये अलंकार विषयक हैं। मुख्यतः श्रृंगार रस विवेचन ग्रंथ है और स्वतंत्र रस से रचित हैं, स्वतंत्र रस से रचित हैं। इसमें ललित ललाम में 100 अलंकार अर्थालंकार का विवेचन, यानी कि 100 तो अर्थालंकार आए हैं। किसमें?
ललित ललाम है, और अलंकार विषय ग्रंथ है वो तो लिख ही रहा है। अब बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के दरबार में लिखा गया। ललित ललाम कहाँ पे लिखा गया, तो ये बूंदी के नरेश भाव सिंह हाड़ा के दरबार में लिखा गया। और आचार्य शुक्ल रस व अलंकार की शिक्षा देने में इन ग्रंथों का प्रयोग प्राचीन समय से होता रहा है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि रस और अलंकार की शिक्षा में इन ग्रंथों का प्रयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। रस की बात होगी और अलंकार दोनों की अगर शुक्ल के साथ में बात करें तो आप कहाँ पहुँचोगे, मतीराम के वहाँ पहुँचोगे। मतीराम की अन्य रचनाएं देखें तो देखो वैसे तो इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं आ चुकी है, यानी कि एक तो फूल मंजरी आ गई, इसके बाद में आपकी मतीराम सत्सई आ गई, ठीक है, इसके बाद में आपकी अलंकार पंचाशिका आ गई, इसके बाद में आपकी एक और मतीराम हो गई, फूल मंजरी होगी, दो आपकी ये आ गई रसराज हो गई और ललित ललाम होगी, ठीक है, ये रस और नायिका वेद का हो गई, ये अलंकार वाली। अब अन्य रचनाओं में देखें तो उन्होंने लिखी है, एक है साहित्य सार, एक है लक्षण श्रृंगार, एक है छंद सार पिंगल। जैसे पिंगल नाम की तो किसने लिखी है, पिंगल नाम की तो चिंतामणि ने लिखी है, लेकिन इन्होंने भी क्या लिखी है, छंदसार पिंगल लिखी है, लक्षण श्रृंगार लिखी है और साहित्य सार लिखी है, जो कि ये तीनों ही प्राप्त नहीं होती, मुख्य रूप से अपन पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, छंदसार पिंगल, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। अब इनकी चर्चित पंक्तियाँ देख लो मतीराम की। कुंदन को रंग फीका लगे, कुंदन को रंग फीका लगे, छल के अति सुंदर अंगनी चारू गोराई, ठीक है, कुंदन को रंग फीका लगे, यानी कि कुंदन जो होता है सोने का होता है, उसका भी रंग फीका लगता है, छल के अति सुंदर अंगनी चारू गोराई। जब सुंदर गोरे रंग का जब सुंदर शरीर, उसके अंग, शरीर के अंग जब छलकते हैं तो वो कुंदन से भी क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं, है ना। तो इस प्रकार की ये पंक्ति है मतीराम ने लिखी है। इसके बाद में है हवे बनमाल हिये लगी है, हवे बनमाल हिये लगी है, अरु हवे मुरली अधरा रस लीजिए, ठीक है, हवे बनमाल हिये लगी है, हिये मतलब करके हो गया, अरु हवे मुरली अधरा रस लीजिए, अधरा का मतलब आपके होठ हो गया, है ना। अब आगे अपन पढ़ेंगे भूषण। भूषण का जन्म कब हुआ था आपको पता है, 1613, है ना, वही कानपुर यूपी, ठीक है, तकवापुर में। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का वास्तविक नाम क्या बताया, घनश्याम त्रिपाठी बताया है। ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा किसने इनका भूषण का नाम घनश्याम त्रिपाठी बताया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का नाम क्या बताया है, घनश्याम त्रिपाठी बताया है घनश्याम त्रिपाठी। वो जन्म 1613 में कानपुर के तिपापुर में हुआ। चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रसा ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रसा ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र रुद्रसा ने इन्हें क्या दी, भूषण की उपाधि दी। चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र, सोलंकी राजा था चित्रकूट के, कौन थे, सोलंकी राजा। हृदयराम के पुत्र कौन, रुद्रसा ने इन्हें क्या दी, भूषण की उपाधि। और भूषण की सभी कविताओं में मुक्तक शैली में आती है, सभी कविताएं किस में आती है, भूषण की मुक्तक शैली में आती है, भूषण की, ठीक है। और देखो इनकी रचनाएं तीन मुख्य हैं, ठीक है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, मुक्तक श्रेणी की सभी रचनाएं और वीर रस की है, ठीक है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, और अंगिरस तो वीर रस आई क्या। और भूषण वीर रस की अप्रतिम यानी कि अनन्य कवि हैं। वीर रस के चारों भेदों यानी कि युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर, धर्म वीर का चित्र मिलता है। भूषण की रचनाओं ओज गुण का पूर्ण परिपाक हुआ है। और भूषण की कविता युग बोध की ज्वलंत अभिव्यक्ति करती है। भूषण की कविता में काल, संशक्ति, संप्रक्त, जुड़ाव और लोक संशक्ति का गहरा भाव देखा जा सकता है। भूषण की कविता में लोक संग्रह, लोक मंगल, राष्ट्रीय चिंता का भाव मिलता है। कितना लोक मंगल है,
लोक संग्रह है, राष्ट्रीय चिंता का भाव मिलता है। जैसे कि इनकी पंक्ति इसमें ये देखने को मिलेगा कि आपस की ही फूट ते सारे हिंदवान टूट्यो टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते, यानी कि आपस की फूट में सारा हिंदुस्तान टूट गया है, टूटे रावण अनीति अति करते हैं। यार कोई अनीति अति करता है तभी वो टूट ही जाता है। भूषण केवल जन नायकों यानी कि शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा करते हैं, यानी कि बाकी सबकी उन्होंने क्या की उपेक्षा करी है और सिर्फ प्रशंसा किसकी की है, शिवाजी और छत्रसाल की करी है। उनकी प्रशंसा इन्होंने करी है जो देश के हित के लिए लड़े, देश के गौरव के लिए लड़े, उनकी इन्होंने प्रशंसा करी। ठीक है, जैसे कि इनकी पंक्ति देखो, और राव राजा न ध्यान में लाऊं अब साह को सराहो या सराहो छत्रसाल को। और राव राजा न ध्यान में लाऊं अब, ठीक है, और मतलब राजा मैं ध्यान में नहीं लाऊंगा क्योंकि साह को सराहो या सराहो छत्रसाल को, यानी कि छत्रसाल की यहाँ पे इन्होंने प्रशंसा करी। इन जननायकों में औरंगजेब की धर्मांधता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और इनकी प्रशंसा ये क्यों करते कि औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने धर्म को लेके, धर्म को जीवित रखने के लिए इन्होंने क्या करी थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और इसीलिए ये छत्रसाल और शिवाजी की प्रशंसा करते हैं अपनी कविता में। आचार्य शुक्ला ने कहा कि भूषण की कविता को चाटुकारिता या कोरी प्रशस्ति मात्र नहीं कही जा सकती, यानी कि आचार्य शुक्ला कहते हैं कि भूषण की जो कविता है वो चाटुकारिता यानी कि कोरी प्रशस्ति मात्र नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र का हृदय यहाँ गूंज रहा है, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र क्या चाहता है वो इन्होंने मतलब अपनी कविता में लिख डाला है। अतः भूषण को रीतिकार का राष्ट्रीय कवि या राष्ट्रीय चेतना का कवि कहा जाता है। अतः भूषण को रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि या राष्ट्रीय चेतना का कवि कहा जाता है। भूषण की कविता प्रतिरोध की कविता है। भूषण की कविता क्या है, प्रतिरोध की कविता है। भूषण ने औरंगजेब के धर्मांधता, अन्याय व अत्याचार का विरोध किया। भूषण ने औरंगजेब के धर्मांधता, अन्याय, भूषण की कविता प्रतिरोध की कविता है। भूषण ने औरंगजेब के धर्मांधता, अन्याय व अत्याचार का विरोध किया है। इनकी कविता में विरोध और आक्रोश का स्वर देखा जा सकता है। भूषण की कविता को पढ़ते समय हमें आदिकालीन रासो साहित्य, चारण साहित्य का बोध होने लगता है। भूषण की कविता को पढ़ते समय हमें आदिकालीन रासो साहित्य, चारण साहित्य का बोध होता है। ठीक है, भूषण की कविता को पढ़ते समय हमें आदिकालीन रासो साहित्य, चारण साहित्य का बोध होता है। भूषण की कविता तो होना ही है, ठीक है। और भूषण की कविता में युद्धों का जीवंत चित्रण मिलता है, यानी कि युद्धों का जीवंत चित्रण। जैसे कि अपन लाइन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने युद्ध हो रहा है, इसे बोलते हैं जीवंत चित्रण। जैसे कि पंक्ति देखो कि एल फैल खेल फैल खलक में है गेल के, गजन की ठेल पेल सेल उस लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पंक्ति किसकी, भूषण की, यानी कि वीर रस से भरी हुई है। छूटट कमान अरु गोली तीर बानन के होत कठिनाई मूर्छा नहू की ओट में। ठीक है, तो ये भी उन्हीं की पंक्तियाँ वीर रस से भरी हुई है। छूटत कमान अरु गोली तीर बानन के होत कठिनाई मूर्छा नहू की ओट में। भूषण की कविता को कुछ लोग कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा से जोड़कर देखते हैं। हाँ, देखेंगे कुछ लोग तो ऐसे देखेंगे कि कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा है, ठीक है, लेकिन गलत के खिलाफ कोई बोलता है तो ऐसा ही हर कोई सोचता है। भूषण पर यह भी आरोप लगाया गया कि इनकी कविता धर्मांध है, ठीक है, धर्म में अंधी हो रखी इस प्रकार की कविताएं, यह उचित नहीं है। लेकिन हम सारे नतीजों को होते हैं कि ये चीज़ें जो कहते हैं लोग ये उचित नहीं है, क्योंकि भूषण की कविता जो गलत है उसका विरोध करती है, चाहे वो औरंगजेब हो या कोई भी हो। ठीक है, भूषण ने औरंगजेब की नीतियों के साथ साथ मोटा महाराज उदय सिंह और महाराज जसवंत सिंह की नीतियों का भी क्या किए, आलोचना करी है। ये दोनों ही आपके जोधपुर के हुए, ठीक है, महाराज जसवंत सिंह एक मोटा महाराज उदय सिंह, दोनों की नीतियों की भी क्या की इन्होंने आलोचना की औरंगजेब के साथ साथ। भूषण की कविता युद्धों की ऐतिहासिक तिथिवार चित्रण किया गया है, यानी कि इनकी कविता में युद्धों की ऐतिहासिक तिथिवार चित्रण किया गया है। ठीक है, यानी कि दारा की न दौर यह रार नहीं खजूबे की, तो दारा की लड़ाई और खजूबे की लड़ाई मतलब जो हुए थे, युद्ध हुए थे, इनके बारे में ये मतलब अपनी कविताओं में ये तिथिवार चित्रण भी करते हैं। दारा की न दौर यह रार नहीं
खजुबे की। आचार्य शुक्ल ने भूषण की काव्य भाषा के बारे में लिखा है कि भूषण के काव्य में ओज की मात्रा तो पर्याप्त है, ओज की मात्रा तो क्या है, पर्याप्त, लेकिन भाषा प्राय अव्यवस्थित है। भाषा प्राय क्या है, अव्यवस्थित। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ओज तो बहुत है, कूट कूट में भरा हुआ है, लेकिन भाषा प्राय यहाँ पे अव्यवस्थित है। वाक्य विन्यास भी कहीं कहीं क्या हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है। भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को स्थान देने से तथा अरबी फारसी शब्दावली को स्थान देने से भूषण की काव्य भाषा सरल सहज सुबोध न रहकर दुरूह व कठिन बन गई है। ठीक है, भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों के स्थान देने से तथा अरबी फारसी शब्दावली को स्थान देने से भूषण की काव्य भाषा सरल सुबोध में रहकर कैसी होगी, कठिन होगी। ब्रज भाषा का प्रयोग किया, उसके साथ में अप्रचलित स्थान, ब्रज भाषा का अप्रचलित शब्दों का भी स्थान दिया इन्होंने, अरबी फारसी शब्दों का भी स्थान दिया, तो इससे क्या होगी कि इनके द्वारा लिखी गई कविताएं दुरूह हो गई है, यानी कि कठिन हो गई है। ठीक है, इसके बाद में यमक अलंकार। भूषण का प्रिय अलंकार क्या है, यमक। इन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया, और आपको पता हो नहीं हो तो बता दूँ कि शब्द तो क्या होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि कनक कनक ते सोगुणी मादकता अधिका है, तो ये दो कनक कनक है ना, ये दो कनक कनक, तो इनका भी एक का अर्थ क्या है, धतूरा, तो इनका क्या है, सोना है। तो ऐसे इसे यमक अलंकार कहते हैं। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, बीजन दुलाती थे वे बीजन दुलाती हैं, तीन ही बेर खाती वे तीन बेर खाती। तो इसमें यमक अलंकार का इस्तेमाल है, और एक की है भूषण की। नागपति खाती ते वे वनस्पति खाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं, भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो भूषण है, एक का तो आभूषण है, लेकिन एक भूषण का अर्थ भूषण की कविता में लोक चिंता मंगल का भाव देखा जा सकता है, लोगों की चिंता है, मंगल का भाव देखा जा सकता है। इन्हीं अर्थों में भूषण की कविताओं को नव जागरण की कविता भी कहा जाएगा। नव जागरण कहेंगे, लोगों को जागृत करने का उन्होंने काम किया, तो कहा जा सकता है। आधुनिक काल का भूषण किसे कहते हैं, अनूप शर्मा। आधुनिक काल का भूषण किसे कहते हैं, अनूप शर्मा, इसको देते हैं अनूप शर्मा। ठीक है, आधुनिक काल का भूषण किसे कहते हैं, अनूप शर्मा। ठीक है, और भूषण की कविता में हिंदुत्ववादी चेतना की कविता मानी जाती है। भूषण की कविता को हिंदुत्ववादी चेतना की कविता मानी जाती है। ठीक है, हिंदुत्ववादी चेतना की कविता मानी जाती है। और भूषण की भाषा में नादात्मकता, नाद सौंदर्य, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, बिंदर्मिता, अवतर्मिता आदि गुण देखे जा सकते हैं। भूषण की भाषा में नादात्मकता, नाद सौंदर्य, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, बिंदर्मिता, अवतर्मिता आदि गुण देखे जा सकते हैं। भूषण की रचनाएं, भूषण की रचनाएं जैसे कि शिवराज भूषण, तीन है, मतलब खास तौर पे तो मुख्य रूप से तीन है। इन चारों में भी बेमिल करके नाम ऊपर नीचे करके इस प्रकार से पूछ होते हैं, तो ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है, पर वो याद नहीं है। शिवराज भूषण है, एक शिवा बावन है, वो छत्रसाल दसो, तीनों मुक्तक में थी, अपन ने पढ़ी थी। शिवराज भूषण, ये भूषण एकमात्र प्रमाणिक ढंग से उपलब्ध ग्रंथ है। प्रमाणिक ढंग से अगर देखा जाए तो शिवराज भूषण एक ही, ये अलंकार ग्रंथ है। ये कैसा है, अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ। हालांकि है कैसा, तो मुक्तक है। कैसा काव्य है, मुक्तक है। 105 अलंकारों का प्रयोग है, अलंकार ग्रंथ है शिवराज भूषण। ठीक है, और प्रमाणिक रूप से ये बनता है। दूसरा है शिवा बावनी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश, दो प्रकाश नाम से होगा। मैं तीन तो आपको याद ही कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दो प्रकाश नाम से याद रखोगे, अलंकार प्रकाश, एक है छंदो हृदय प्रकाश। अब हजारा से तीन याद रखोगे, एक तो भूषण, सबसे पहले शिवराज भूषण थे, भूषण हजारा,
एक हो गया आपका दुख तो था, एक दूषण हजारा, एक दूषण हजारा। एक है भूषण उल्लास। भूषण हजारा आया है तो भूषण उल्लास भी आएगा, भूषण उल्लास भी आएगा। एक दूषण हजारा है, ठीक है। रसवादी एवं रीतिवादी आचार्य, ये रसवादी भी है और रीतिपद आचार्य भी है, ठीक है। तो याद होगी होगी आपकी दो प्रकाश नाम से अलंकार प्रकाश, छत्तो पहले प्रकाश भूषण हजारा है, एक भूषण उल्लास है, एक दूषण हजारा है, ठीक है। ये पूछी गई पंक्ति है, चढ़त तुरंग चतुरंग सजी शिवराज, राखी हिंदवानी हिंदवान को तिलक राख्यो। ध्यान रखना जहाँ पर भी हिंदवानी हिंदवा शिवराज इस प्रकार के शब्द आए तो वहाँ पर याद रखिएगा भूषण की पंक्तियाँ। मेड़ी राखे वापस याद रखिएगा, चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज, राखी हिंदवानी हिंदवान को तिलक राख्यो, ठीक है। मेड़ी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाही, मेड़ी राखे मुगल मरोड़ राखे पातशाही, ठीक है। ये भी आपकी भूषण की है। वेद राखे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेद राखो विदित पुराण राखे सार युद्ध, राम नाम राख्यो आनी रसना सुधर्म, हिंदू की चोटी रोटी राखी है सिपाही इनकी, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। तो धर्मवीर मतलब ये धर्मवीर मतलब वीर रश्मि भी कौन सी धर्मवीर की इसमें बातें हुई है। वेद राख्यो विदित वे धर्म की बात तो है ही, इसमें वेद को रखना ये सारी बात हुई है। भूषण के इस निम्न छंद को पढ़कर शिवाजी ने भूषण को, जब ये भूषण का छंद शिवाजी ने पढ़ा, ठीक है, कौन सा कि वेद राखे विदित पुराण राखे सार युद्ध, राम नाम राख्यो आनी रसना सुधर में, हिंदू की चोटी रोटी राखी है सिपाही की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर राख्यो घर में, धर्म रस की ये रखना है। इसको पढ़ा तो शिवाजी ने तो उनको क्या दिया गया, 52 लाख रुपये, 52 हाथी, 52 घोड़े और 52 गाँव प्रदान, ये किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा ऐसा कहा जाता है। इसके बाद और की पंक्ति देखो कि दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज, तेज दम हंस पर कान्हा जी कंस पर, त्यो मरे वंश पर शेर शिव राज हैं। इसमें मालूकमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, मालूकमा। उपमा अलंकार के ये प्रकार है, मालूकमा अलंकार वो इसमें दावा ध्रुव दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे राज हैं, तेज धर्मवंश पर कान्हा जी कंस पर, तज मलच वंश पर शेर शिवराज, मतलब यहाँ पे शिवराज को शेर की उपाधि दी। श्याम मुख नौरंग सियाए मुख पिए रे, पेवर्ण सात्विक अनुभाव है इसमें, श्याम मुख नौरंग सियाए मुख पिए रे, विभिन्न की पंक्ति है, श्याम मुख नौरंग सियाए मुख पिए रे, पेवर्ण सात्विक अनुभाव इसमें है। इसके बाद में है प्रमुख कवियों के प्रिय अलंकार। अब भूषण का तो हमें पता चलेगा यमक अलंकार, और घनानंद का है विरोधाभास। कई एक बात ये भी है कि घनानंद रीति मुक्त कवि हैं और ये दरबार के और सारी जो भी शरीरी और मासल प्रेम है इसके खिलाफ हैं, तो सीधी बात है विरोधाभास अलंकार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख लीजिए घनानंद का क्या है विरोधाभास, भूषण का क्या है यमक, बिहारी का है रूपक और उत्प्रेक्षा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने इस प्रकार से उपमाएँ दी हैं इस प्रकार से। तो रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा किसका, बिहारी का, बिहारी का रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक है। बिहारी का रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रिय अलंकार है, पूछा जाता है घनानंद का प्रिय अलंकार कौन सा है, विरोधाभास। भूषण का कौन सा है, यमक। बिहारी कौन सा, रूपक और उत्प्रेक्षा। सेनापति का कौन सा है, श्लेष और यमक। सेनापति श्लेष, सेनापति श्लेष, ये दोनों अलंकार द्विअर्थक हैं, श्लेष भी और यमक। जिन रचनाओं के आगे वो या पीछे भूषण भरण चंद्र, ये ऐसी रचनाएं हैं जिसके आगे या पीछे या तो भूषण लिखा हुआ है, भरण लिखा है, चंद्र लिखा है, इन शब्दों का प्रयोग हो तो वे रचनाएं हमेशा अलंकार ग्रंथ होंगी। तो कैसे होंगे, हमेशा अलंकार आदि ग्रंथ होंगे। इसके पीछे ऐसी रचनाएं जिसके पीछे या तो क्या आया भूषण, या क्या आया भरण, या क्या आया चंद्र,
इस प्रकार की कोई भी रचना जिसके आगे हो बड़े पीछे हो, तो इस प्रकार की रचना को क्या माना जाएगा? प्राय अलंकारवादी। ठीक है। उसके बाद जिन रचनाओं में मंजरी, विलास, भाव आदि शब्द है ना, वही ऐसी रचनाएं जिसमें मंजरी है, जैसे फूल मंजरी था, विलास है, भाव है, ऐसी रचनाएं हमेशा रस और नई का भेद वाली होगी। ठीक है। जिन रचनाओं में व्रत, कौमुदी, पिंगल आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वे रचनाएं प्राय छंद शास्त्र से संबंधित होती हैं। और जिन रचनाओं में क्या आता है? व्रत आता है, क्या आता है? व्रत आता है, कौमुदी आता है, पिंगल आदि शब्दों का प्रयोग होता है, और शब्दों को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र कहते हैं। उन रचनाओं को छंद शास्त्र के अंतर्गत माना जाएगा, जैसे कि भूषण ग्रंथावली। ठीक है। और ज्ञानानंद ग्रंथावली, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका संपादन किया। भूषण ग्रंथावली और ज्ञानानंद ग्रंथावली, इन दोनों की रचना किसने करी है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने करी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने करी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसका संपादन किया? भूषण ग्रंथावली और ज्ञानानंद ग्रंथावली। भूषण ग्रंथावली और ज्ञानानंद ग्रंथावली। रीति काव्य की भूमिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका के संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका के संपादक डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। रीति काव्य की भूमिका के संपादक डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। रीति काव्य की भूमिका, भूमिका सबसे पहले किसने दी थी रीतिकाल की? तो डॉक्टर नगेंद्र। भूषण के समान, भूषण के समान छत्रसाल महाराज ने भूषण की पालकी को क्या, भाई भूषण के सम्मान में छत्रसाल महाराज ने भूषण की पालकी को क्या लगाया था? कंधा लगाया था। अब है अपन देव, जिसका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। देव बढ़ने वाला है और ये अपने अकड़ के लिए प्रसिद्ध है। पहले अपन पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म हुआ था 1673 में हुआ था। कहाँ पे हुआ? इटावा में हुआ। इटावा कहाँ पे है? तो यूपी में ही है। ठीक है। और देव अपने अकड़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। देव का पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी। ठीक है। देवदत्त द्विवेदी अकड़ के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने देव को नैनो उत्सव का कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने देव को क्या कहा है? नैनो उत्सव का कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने देव को क्या कहा? नैनो उत्सव का कवि कहा। आचार्य शुक्ल ने देव को प्रगल्भ, ये कल भी अपन ने पढ़ा था कि आचार्य शुक्ल ने देव को क्या कहा है? प्रगल्भ या प्रतिभा संपन्न कवि कहा है। नैनो उत्सव का कवि कौन? देव। अकड़ के लिए प्रसिद्ध कौन? देव। प्रगल्भ या प्रतिभा संपन्न कवि कौन? देव। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने देव को तो आवेगात्मक नैनोत्सव कहा है, यानी कि आवेग में रहते हैं, गुस्सा कभी भी आ सकता है। बच्चन सिंह ऐसा कहते हैं। बच्चन सिंह ने देव को क्या कहा? आवेगात्मक नैनोत्सव का कवि कहा। आवेगात्मक नैनोत्सव का कवि कहा। आवेगात्मक नैनोत्सव का कवि कहा। ये रसवादी और प्रबंध कवि है। ये रसवादी भी हैं और प्रबंध कवि भी हैं। रसवादी और प्रबंध कवि कौन है? देव है। रसवादी और कैसे? प्रबंध कवि। प्रबंध कवि कौन है? आपके देव हैं। अपनी आजीविका के लिए दरबारों में सबसे ज़्यादा भटकने वाले। अकड़ तो थी, एक जगह भी टिकते नहीं थे। दरबारों में सबसे ज़्यादा भी मतलब भटकने वाले अगर कवि हैं तो वो आपके देव हैं। किसके लिए घूमे? तो आजीविका के लिए, पैसे के लिए, संसाधनों के लिए। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो सबसे अधिक राव राजाओं के दरबार से जुड़े? ये प्रश्न सीधे हृदय से पूछेंगे तो आपका देव उत्तर है। देव अपने काव्य सौष्ठव के लिए जाने जाते हैं। काव्य सौष्ठव के लिए विश्वबंधु के जो प्रिय कवि हैं वो देव ही हैं। विश्वबंधु ने अपना प्रिय कवि किसे माना? देव को माना। ये जाना जूही की गली, ये रचना किसकी है? निराला की है। जूही की गली, ठीक है, जूही की गली निराला की है। अब देखो देव की पंक्तियाँ। देव की प्रमुख पंक्तियाँ हैं कि नवरस या संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस, जुगल सार श्रृंगार। ठीक है, ये इनकी पंक्ति है देव की। नवरस या संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस, जुगल सार श्रृंगार।
नवरस है संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस, जुगल सार श्रृंगार। ये इनकी पंक्ति। देव बड़े या बिहारी, ये बात होगी। विश्वबंधु के प्रिय कवि कौन है? देव है। अब देव बड़े या बिहारी, ये विवाद शुरू करने वाले भी कौन है? विश्वबंधु। विश्वबंधु भाई इनका मंतव्य ऐसा नहीं होगा, लेकिन विवाद का कारण तो बन गया। ठीक है, तो देव बड़े या बिहारी, ये विवाद किसने शुरू किया, पूछा जाता है। विश्वबंधु ने शुरू किया। पदम सिंह शर्मा ने 1907 में, पदम सिंह शर्मा 1907 ईस्वी में बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलना आलोचना पुस्तक लिखी। पदम सिंह बिहारी ने 1907 ईस्वी में बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलना आलोचना पुस्तक लिखी। पदम सिंह शर्मा हुए, उन्होंने 1907 में बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलना आलोचना पुस्तक लिख ली इन्होंने, जिसमें बिहारी को महत्व दिया गया। पदम सिंह शर्मा ने क्या दे दिया? बिहारी को महत्व। भाई उनके पहले तो इन्होंने बिहारी को महत्व दे दिया। एक ध्यान में रखना, भाई आगे जिसका नाम है वो उसका महत्व ज़्यादा है, पीछे है उसका महत्व थोड़ा कम है। ठीक है, ये ध्यान में। तो बिहारी और शादी कवि, बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलना करी किसने? पदम सिंह शर्मा ने। कब करी? 1907 में करी। ये जैसी रचना आई तो इसके जवाब में कौन आ गए? विश्वबंधु आ गए। विश्वबंधु ने हिंदी नवरत्न 1910 में लिखी। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न कब लिखी उन्होंने? 1910 में लिखी। ठीक है, और पुस्तक में देव को अधिक स्थान दिया, यानी कि देव को बिहारी से बड़े कवि बता दिया। किसमें? हिंदी नवरत्न। हो गया विवाद यहाँ से शुरू। उन्होंने पदम सिंह शर्मा ने 1907 में बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलना जो करी थी, तो बिहारी को मैं तो उन्होंने ज़्यादा दिया था पदम सिंह शर्मा ने। और शक्कर की रोटी, बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा। तो उसके बदले में इन्होंने विश्वबंधु ने क्या? हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न जो 1910 में लिखना है, इसमें क्या किया इन्होंने? देव को अधिक महत्व दिया, बिहारी से। तो इसके बदले फिर आगे लाला भगवान दिन, लाला भगवान दी ने लिखी बिहारी और देव, यानी कि आगे कौन? बिहारी। इसका मतलब लाला भगवान दी ने किसको ज़्यादा वैल्यू दी है? बिहारी को दी है। ठीक है, लाला भगवान दी आलोचना पुस्तक। बिहारी को अधिक महत्व देते हुए और देव को भिक्षुक कवि, भिक्षुक कवि या भिखारी कवि कहा गया है, और बिहारी को राजकवि कहा। और लाला भगवान दी ने क्या किया? देव को तो भिक्षुक कवि कह दिया और बिहारी को राजकवि कहा। फिर कृष्णम बिहारी मिश्र आए, इन्होंने भी किसका साथ दिया? विश्वबंधु का नाम साथ दिया, लेकिन ये विश्वबंधु भाइयों में शामिल नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र, इन्होंने लिखी देव और बिहारी। आगे कौन है? देव। इसका तो वैल्यू किसको दी जाएगी? देव को ज़्यादा, देव को अधिक रहती। देव ने आचार्यत्व एवं काव्यत्व दोनों का निर्वाह किया। देव ने आचार्यत्व भी का भी मतलब निर्वाह किया है और काव्यत्व का भी निर्वाह किया है, लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार देव अपने आचार्यत्व में उतने सफल नहीं हुए जितने वो कवि रूप में हुए। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये आचार्य बनने लायक बने नहीं, आचार्यत्व में इतने सफल नहीं हुए, ये तो कवि अच्छे हैं, ये मानते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। कुछ लोगों ने देव द्वारा रचित रचनाओं की संख्या 52 से 72 बताई है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कुछ लोग तो देव की जो रचनाएं हैं उसकी संख्या 52 से 72 मानते हैं, कि इनकी रचनाएं हैं 52 से कितनी है? 72 के बीच में। आचार्य शुक्ल इतिहास में देव द्वारा रचित 23 रचनाओं को उल्लेख करते हैं। आचार्य शुक्ल तो कहते हैं कि देव द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो कितनी हैं? 23 है ना, कितनी रचनाएं? 23। शिव सिंह सेंगर और नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में देव की 72 रचनाएं मानी गई हैं। शिव सिंह सेंगर और नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में देव की 72 रचनाएं मानी गई है। शिव सिंह सेंगर और नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में देव की 72 रचनाएं मानी गई है। शिव सिंह सेंगर और नगेंद्र, शिव सिंह सेंगर और नगेंद्र द्वारा जो संपादित इतिहास उसमें देव की कितनी मानी गई? 72। आचार्य शुक्ल ने कितनी मानी? 23। 23 की जगह पे क्या आ सकता है? 25। तो रीतिकाल में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले कौन हैं? देव। देव ने रस व नाई का भेद विवेचन में भानुदत्त की रसमंजरी का सहारा दिया। इन्होंने जब रस और नाई का भेद की रचनाएं लिखी तो किसका सहारा दिया? भानुदत्त की रसमंजरी का दिया। देव ने अलंकार
निरूपण किससे लिया है? केशवदास वाली परंपरा से, यानी कि भावा दंडी भट्ट की जो निकल पड़ा था। अब देव की रचना है भाव विलास, पहले भी आया था भाव विलास, ठीक है। भाव विलास कब आई इनकी रचना? ये 1689 में भाव विलास देव, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि देव किसी को भाव नहीं देता था, या ये ज़्यादातर अन्य अन्य दरबारों में घूमते रहे, यानी कि ये इतना घूमना भी ये भी साबित कर सकता है कि इनको भाव नहीं मिला, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि देव ने 16 साल की उम्र में भाव विलास लिखी, 1689 में, 1689 में 16 साल की उम्र में लिखी ये रचना रस व नाई का भेद से संबंधित रचना है। ये रचना औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुलाने के लिए लिखी गई थी। ये रचना औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुलाने के लिए लिखी गई थी। भाव विलास 16 साल की उम्र 1689, रस व नाई का भेद से संबंधित औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुलाने के लिए लिखी गई और भानुभक्त की रस्म का अनुकरण किया गया है, ठीक है। इसके बाद भवानी विलास, एक तो भाव विलास होगी, दूसरी क्या होगी? भवानी विलास, ठीक है, भवानी विलास। और ये भवानी दत्त वैश्य को सुनाने के लिए लिखी गई। फिर रस विलास, ठीक है, रस विलास मतीराम ने भी लिखी है, ये भी लिखे रहे रस विलास। तो देव ने यह रचना अपने प्रिय भोगी लाल, मतीराम ने तो किसके लिए लिखी थी? ये तो वो भोगी लाल है और वो भोगनाथ था, है ना। तो रस विलास, देव ने ये रचना प्रिय अपने प्रिय राजा भोगीलाल शुक्ल के अनुसार कौन है? मोतीलाल के आश्रय में लिखी थी, उसी रस विलास। एक तो भावना विलास हो गया, ठीक है, भाव विलास हो गया, एक भवानी विलास हो गया, एक रस विलास हो गया, एक कुशल विलास। ये रचना फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह के आश्रम में लिखी गई थी। कुशल विलास कुशल सिंह कहाँ के हैं? फफूंद रियासत के राजा, फफूंद रियासत के राजा। उसके बाद है देव शतक, ये अध्यात्म विषयक रचना है। देव शतक क्या है? अध्यात्म विषयक रचना है जिसमें जीवन जगत की असारता का चित्रण किया गया है। यह अध्यात्म विषयक रचना है जिसमें जीवन जगत की असारता का चित्रण किया गया है। देव शतक ये खुद के नाम से लिखा है, तो खुद अध्यात्म जीवन क्या होगा इसके बारे में खुद के बारे में सोचते होंगे। तो अध्यात्म विषयक रचना जिसमें जीवन जगत की असारता का चित्रण होने किया। फिर ये देव शतक भी है और देव चरित्र भी है। देव चरित्र ये श्री कृष्ण पर रचित प्रबंध काव्य है। देव चरित्र क्या है? प्रबंध काव्य, ठीक है। तो पहले भाव विलास आया, उसके बाद भवानी विलास आया। भाव विलास किसके लिए लिखी थी? तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुलाने के लिए। फिर भवानी विलास आया तो भवानी सिंह को, वैश्य भवानी सिंह को सुलाने के लिए लिखी। फिर रस विलास आया तो रस विलास वो अपने प्रिय राजा भोगीलाल के लिए, जो भोगीलाल का अन्य नाम आचार्य शुक्ल क्या बताते हैं? मोतीलाल बताते हैं। फिर आया आपका देव विलास आया। देव विलास में तो ये क्या करते हैं? देव शतक, सॉरी, एक तो कुशल आया जो फफूंद रियासत के कुशल सिंह के लिए थी। देव शतक आया तो देव शतक ये इसमें ये मतलब आध्यात्म वगैरह इन चीज़ों के बारे में लिखते हैं। फिर देव चरित्र आया, देव चरित्र श्री कृष्ण पर रचित प्रबंध काव्य। फिर प्रेम चंद्रिका, ये राजा उद्योग सिंह पेश के दरबार में लिखी गई। उद्योग सिंह, राजा उद्योग सिंह के दरबार में कौन सी रचना लिखी गई? तो प्रेम चंद्रिका। कौन सी? प्रेम चंद्रिका। इसके बाद में राग रत्नाकर, यह संगीत विषयक रचना। राग रत्नाकर कौन सी कैसी रचना है? संगीत विषयक रचना है। संगीत विषयक रचना है राग रत्नाकर। राग वही राग आ गई, संगीत में राग तो चाहिए, तो राग संगीत विषयक होगी। फिर अष्टयाम, अष्टयाम इनकी इम्पोर्टेंट है। आजम शाह वही औरंगजेब का बेटा को सुलाने के लिए लिखी गई थी। अष्टयाम भी लिखी गई और भाव विलास भी लिखी गई। इस रचना में नायक नायिका विविध विलास का चित्रण मिलता है। नायक और नायिका के विविध जो विलासों का क्या चित्रण मिलता है, और नायक नायिका की 8 प्रहरों का चित्रण मिलता है। अष्टयाम यानी कि 8 प्रहरों का चित्रण मिलता है। उसके बाद सुजान विनोद, क्या सुजान चरित्र वो तो कन्नड़ की, लेकिन सुजान
विनोद जो रचना है वो आपके देव की हैं। सुजान विनोद सबसे ज़्यादा पूछी गई रचना है, इसलिए इसमें तो देख रहे हो आप। तो याद आप कर लो, ये प्रश्न आ गया तो उसमें आपके आ ही जाएगी, ठीक है। तो सुजान विनोद ये सुजान सिंह के दरबार में लिखी गई थी। सुजान हित, देखो ये सारी सुजान आ गई। सुजान हित या सुजान हित प्रबंध ये बनावट की। सुजान सागर बनावट है, सुजान सागर हो या सुजान हित हो, दोनों की बात कौन करेगा? सुजान चरित्र, सुजान के चरित्र की बात कौन कर रहे हैं? सुजान वीरश्री रचना है सुजान चरित्र। चरित्र ये किसकी है? सुदन की। सुजान चरित्र सुदन की, लेकिन सुजान सागर और सुजान हित, सुजान सागर और सुजान हित कौन सोच रहे तो बनाना सोच रहे। सुजान विनोद की बात कौन करेंगे? तो सुजान विनोद की बात करेंगे विनोद देव। विनोद सुजान विनोद, द आते देव का देंगे। बाकी किसी में देख लो कि पीछे द नहीं है, ओनली द इसमें है, तो ये बात क्या? सुजान विनोद किसकी? देव की, ठीक है। सुजान रसखान को रसखान की होगी। सुजान विनोद वापिस देव की आ गई। और सुजान विलास किसकी? राम सिंह की। देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच ये पद्य में नाटक है जो एक अनुदित रचना है, एक अनुदित रचना यानी कि वापस लिखी गई है। और क्योंकि ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का पद्य में अनुवाद है। ये चंद्रोदय प्रबोधय वापस याद आ रही है आपको? प्रबोध चंद्रोदय इसकी रचना है। ये आपके प्रपिता, किसके प्रपिता? प्रपिता केशवदास के, है ना। उन्होंने, इसका नाम क्या था? काशीनाथ? नहीं, कृष्णनाथ। कृष्णनाथ या कृष्णदास करके थे। काशीनाथ उनके केशवदास के पिता का नाम था, है ना। तो उनकी रचना है और उनका अनुकरण किया है देवमाया प्रपंच। सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग इस रचना में रस और नायिका भेद से संबंधित सुंदर कवि और सवैया छंदों का संग्रह मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश का, क्या कहा है? नायिका भेद का विश्वकोश का। इसके बाद है शब्द रसायन या काव्य रसायन, ठीक है। अभी कौन सी गई है? सुख सागर तरंग, ये कौन सी गई? देवमाया प्रपंच। देवमाया प्रपंच क्या है? प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। सुख सागर तरंग इस रचना में रसमय नायिका भेद से संबंधित सुंदर कवित और सवैया छंदों का संग्रह मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश कहा। सुख सागर तरंग को नागेंद्र ने क्या कहा है? नायिका भेद का विश्वकोश। नायिका भेद का क्या कहा है? विश्वकोश का है, ठीक है। अब है शब्द रसायन, जैसे क्या बोल सकते हो? काव्य रसायन भी बोल सकते हो, ठीक है। देव की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है ये। देव की ख्याति का क्या है? आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? शब्द रसायन या काव्य रसायन। शब्द रसायन या काव्य रसायन देव की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा शब्द रसायन या काव्य रसायन की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है। इस रचना का आधार, इस रचना के आधार पर देव क्या कहलाए? आचार्य कहलाए। लेकिन ये शुक्ल क्या कहते हैं? ये आचार्य इतने प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, ये कवि ज़्यादा बेटर हैं, ठीक है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। फर्स्ट ग्रंथ तो आपको याद आ रहा होगा मधुराम का कौन था? सॉरी, चिंतामणि का कवि कुलकल्प तरु, वो सर्वांग निरूपण का पहला ग्रंथ था। लेकिन ये भी शब्द रसायन या काव्य रसायन देव का क्या है? सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। ये रचना किसी दरबार में नहीं लिखी गई, बल्कि ये तो स्वतंत्र रूप की रचना है। प्रेम तरंग, प्रेम के महात्म्य, प्रेम तरंग प्रेम के महात्म्य को दिखाया गया है। प्रेम तरंग जैसे प्रेम रूपी तरंग को इंसान कहते हैं ना, तो भाई महात्मा बन ही जाता है। तो प्रेम के महात्म्य को दिखाया गया है। प्रेम क्या है? प्रेम की चीज़ बताइए। जाति विलास इस रचना भाई देख लो भाई, 23 तो बताइए आचार्य शुक्ल और नागेंद्र, इसकी तो बहुत तरह गिनाते हैं। बहुत तरह भी अपन पढ़ते थे, हालत खराब हो जाती है। 15 में 20 में हालत खराब। जाति विलास इस रचना में भिन्न भिन्न प्रदेशों की भिन्न भिन्न स्वभाव वाली स्त्रियों का चित्रण हुआ जाति विलास में, ठीक है। जाति है लेकिन वो जाति नहीं बताई गई है। किसकी जातियाँ बताई गई है? भिन्न भिन्न स्त्रियों की जाति। और जाति का मतलब यहाँ पे है स्त्रियों की कैटेगरी, स्त्रियाँ कैसी होती हैं उस टाइप से, अलग अलग विचारों से, सुंदरता वगैरह सारी चीज़ों से, ठीक है।
भिन्न भिन्न स्वभाव वाली स्त्री के बारे में बताया गया है। और रहीम ने क्या लिखी है स्त्री के ऊपर? नगर शोभा लिखी है। इसमें भी भिन्न भिन्न स्वभाव वाली नारियों यानी कि नायिकाओं के बारे में चित्रण हुआ है। इसके बाद इनकी और रचनाएं देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस नाम याद रखिए कि राधिका विलास है, रसानंद लहरी है, प्रेम दीपिका है, वृक्ष विलास है, जगत दर्शन है, रस दर्शन 25 है। राधिका विलास, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, वृक्ष विलास, जगत दर्शन, रस दर्शन 25 ये सारी इनकी रचनाएं हैं। राधिका विलास, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, वृक्ष विलास, जगत दर्शन, रस दर्शन 25। रस दर्शन 25। आचार्य शुक्ल की कथा। आचार्य शुक्ल का कथन है कि देव पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी थे। आचार्य शुक्ल की कथन है कि देव कैसे थे? पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी थे। पेचीले मजमून बांधने के प्रेमी, ये प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने देव को क्या कहा? पेचीले मजमून बांधने का प्रेमी कहा। पेचीले मजमून बांधने का प्रेमी कहा। नैनो उत्सव का कहा, लेकिन आवेगो उत्सव का कवि किसने बोला है इनको? आवेगो नैनोत्सव का कवि किसने बोला? बच्चन सिंह ने इनको बोला है। ठीक है, वो याद रखिएगा। और देव प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न है, ये भी उन्होंने बोला है। देव अपने आचार्य क्रम में इतने सफल नहीं हुए जितने वो किसमें हुए? कवि क्रम में हुए, ये भी। और पुरानी रचनाओं के छंदों को ही मिलाकर ये नई रचना बना देती। ये पुरानी रचनाएं उन्हीं को उन्होंने मिला के रचना बना दी। इस प्रकार की चीज़ों में ये काफ़ी क्या थे? होशियार। देव की खुद की अब रचनाएँ मतलब प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ वो देखो कि पूरे इतिहास में देव अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने अभिधा को क्या माना? उत्तम काव्य माना। पहले अपन पढ़ चुके हैं। पहले मैंने बताया आपको कि अभिधा को उत्तम काव्य किसने माना है? तो देव ने माना। और व्यंजना को अधम मान लिया। व्यंजना को क्या मान लिया? अधम मान लिया। और इनकी पंक्ति कई बार पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। क्या कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा दीन, यानी कि अभिधा को तो उत्तम माना और लक्षणा को क्या माना है? मध्य माना। लेकिन व्यंजना को तो इन्होंने क्या मान लिया? बिल्कुल अधम ही मान लिया। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा दीन, और अधम व्यंजना रस विरस सदा उल्टी कहत नहीं। ठीक है, ये इनकी पंक्ति होगी। दूसरी पंक्ति है, प्रेम सो कहत ठाकुर सुनना ऐठो। प्रेम सो कहत ठाकुर सुनना ऐठो, बैठो गाड़ी गहरे तो बैठो प्रेम सर में। प्रेम सो कहत ठाकुर सुन न ऐठो। प्रेम सो कहत ठाकुर सुन न ऐठो, बैठो गाड़ी गहरे तो बैठो प्रेम सर में। ठीक, ये भी इनकी पंक्ति पूछी जाती है। उठनी चाहसी उठ गई निगोड़ी नींद। उठनी चाहसी उठ गई निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आँखी खोली देखा तो न घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि उठनी चाहसी उठ गई निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आँखी खोली देखा तो न घन है न घनश्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में। ठीक है, ये मेरे मन तेरे हाथ पाँव तोड़ दो, एरे मेरे मन तेरे हाथ पाँव तोड़ दो। डार द्रुम पालमा बिछोना नव पल्लव में। डार द्रुम पालमा बिछोना नव पल्लव में। गोरो गोरो मुख बोलो सुबिलायो जात। ये इनकी पंक्ति इम्पोर्टेंट है। गोरो गोरो मुख ओलो सुबिलायो जात। गोरो गोरो मुख ओलो सुबिलायो जात। ठीक है, सासनु ही समीर गयो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। सासनु की समीर गयो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। ठीक है, सासनु की समीर गयो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव कवित्व का लक्षण देते हुए कहते हैं, सासनु की समीर गयो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। याद रखिएगा। देव काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं कि शबद सुमति सुख ते कड़े। शबद सुमति सुख ते कड़े, ले पद वचननी अर्थ छंद भाव भूषण सहित, सो कही काव्य समर्थ। शबद सुमति
सुख ते कड़े ले पद वचन नियर्थ छंद भाव भूषण सहित सो कही काव्य समर्थ। सो कही काव्य समर्थ। शब्द सुमति सुख ते गड़े ले पद वचन नियर्थ छंद भाव भूषण सहित सो कही काव्य समर्थ। शब्द सुमति सुख ते गड़े ले पद वचन छंद भाव भूषण सहित सो कही काव्य समर्थ। शब्द सुमति सुख ते गड़े ले पद वचन अर्थ छंद भाव भूषण सहित सो कही काव्य समर्थ। बेगी ही बूढ़ी गई पंखिया आँखिया मधु की मखिया भई मेरे। शब्द सुमति सुख ते गड़े ले पद वचन अर्थ छंद भाव भूषण सहित सो कही काव्य समर्थ। बेगी ही बूढ़ी गई पंखिया आँखिया मधु की मखिया भई मेरे। अन्य तथे देव ने 34वें संचारी भाव के रूप में किसका नाम गिनाया है? 34वें, वैसे 33 संचारी भाव हैं, ठीक है, लेकिन 34वें संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव के रूप में, संचारी भाव को क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव बोलते हैं। भाव के रूप में इन्होंने क्या? छल को गिनाया है। क्या? छल को गिनाया है। और आचार्य शुक्ल ने छल को अलग न मानकर अभिहितता संचारी भाव के अंदर शामिल कर दिया। आचार्य शुक्ल ने कहा कि छल कोई अलग से संचारी भाव नहीं है, ये अभिहितता के अंदर ही आता है, ठीक है, इसके अंदर ही गिना दिया। देव तात्पर्य नामक चतुर शब्द शक्ति की बात करते हैं, जैसे कि आपकी अभिधा हो गई, लक्षणा हो गई, व्यंजना हो गई, 3 शब्द शक्ति तो है ही, लेकिन चौथी के रूप में ये क्या बोलते हैं? तात्पर्य। प्रश्न पूछे जाएंगे। तात्पर्य नामक शब्द चौथी शब्द शक्ति के बारे में कौन बताते हैं? देव बताते हैं। छल नामक 34वें संचारी भाव की बात कौन करता है? देव करते हैं। देव के आचार्यत्व का सबसे बड़ा दोष है कि लक्षण व उदाहरणों में असमता, अस्पष्ट। उन्होंने मतलब लक्षण और उदाहरणों के बीच में स्पष्टता व्यक्त नहीं कर पाए, और इसी वजह से वो आचार्य क्रम में नहीं आते हैं, वो कवि क्रम में आते हैं, ठीक है। अब है महाराज जसवंत सिंह। 1626 में जन्म होता है, 1678 में मृत्यु हो जाती है। इन्होंने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लिखी भाषा भूषण, और ये किसके ढंग का लेख है? तो आप याद रखिएगा, जयदेव की रचना है चंद्रालोक, जो कि अलंकारवादी रचना है, तो इसी की ढंग पर लिखी गई है भाषा भूषण। भाषा भूषण किसने लिखी है? महाराज जसवंत सिंह, ठीक है। जिस चंद्रालोक ग्रंथ में एक ही दोहे में लक्षण उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि चंद्रालोक में क्या है? एक ही दोहे में लक्षण भी है, उदाहरण भी है, उसी शैली में भाषा भूषण लिखा गया है, यानी कि एक ही दोहे में लक्षण भी है, उदाहरण भी है। इसे हिंदी का चंद्रालोक कहते हैं, इसीलिए हिंदी का चंद्रालोक किसे कहते हैं? भाषा भूषण। हिंदी का चंद्रालोक कौन? भाषा भूषण। किसने लिखा? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ? 1626। मृत्यु कब हुई? जन्म 1626, मृत्यु कब हुई? 1678। हिंदी का चंद्रालोक में भाषा भूषण की एक अलंकार ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये सीधे सीधे हिंदी में आचार्य की हैसियत से आए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं कह पाए, दूसरों की इतनी आलोचना कर लेते हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं कह पाए, ये सीधे सीधे हिंदी में आचार्य की हैसियत से आए हैं, ठीक है, मतलब किसी ने बुलाया नहीं है, सीधे सीधे आ गए, ठीक है, इस प्रकार से। अब है सेनापति। सेनापति का जन्म कब होता है? 1589 में। बिहारी का जन्म कब होता है? तो कल अपन ने पढ़ा था 1595। और केशवदास का जन्म कब हुआ था? कल अपन ने पढ़ा था 1555। 1 5 बोला था ना। रीति सिद्ध काव्यधारा, ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन? सेनापति। रीति सिद्ध के केशवदास की भांति सेनापति भी भक्ति काल की संधि रेखा पर खड़े हैं। तो केशवदास की भांति सेनापति भी भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर स्थित बीच में खड़े। आचार्य शुक्ल ने केशवदास और सेनापति दोनों को भक्ति काल के फुटकल कवियों में स्थान दिया। भक्ति काल के जो फुटकल कवि हैं उनमें आचार्य शुक्ल ने केशवदास
और सेनापति दोनों को कह दिया स्थानीय। और केशवदास की बाती सेनापति भी क्या है, राम भक्त कवि होते हैं व्याती। केशवदास और सेनापति दोनों ही कवि भक्त और श्रृंगारी हैं, दोनों ही राम भक्त कवि हैं। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कविता कान दे सुनत कविताई। ठीक, रचना है काव्य कल्प द्रोम ने कहा था अगर कवि कल्प द्रोम आए तो वो किसकी होगी, अगर आए कवि कल्प द्रोम। नाम छोटा तो आगे छोटे, कौन, श्रीपति। लेकिन ये आए काव्य कल्प द्रोम तो फिर सेनापति की प्रकृति से संबंधित है। दो ही नोट रखना लीजिए, काव्य कल्प द्रोम और कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर में राम भक्ति और प्रकृति चित्रण दोनों मिलता है। और कवित रत्नाकर कब लिखी गई, 1649 में। सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए क्या है, विख्यात है। प्रकृति चित्रण के लिए काफ़ी विख्यात है। रीतिकाल का ये तो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। और आपके पद्माकर क्या है, त्योहारों के कवि। पद्माकर त्योहारों के कवि और प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति विख्यात है। और रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है इनको। रीतिकाल का वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है, सेनापति को कहा जाता है। और आधुनिक काल या छायावाद का वर्ड्सवर्थ किसे कहते हैं, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। पति, एक तो रीतिकाल में पति को वर्ड्सवर्थ कहा, उधर पंत को वर्ड्सवर्थ कहा, क्योंकि उसमें पंत ने भी प्रकृति का चित्रण किया है और सेनापति ने भी किसका चित्रण किया है, प्रकृति का चित्रण किया है। सेनापति अपने ऋतुओं का वर्णन करेंगे। ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ऋतु वर्णन जैसा इन्होंने किया है वैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इसी ऋतु वर्णन में प्रकृति चित्रण का विवेचन मिलता है। इसी ऋतु वर्णन में प्रकृति का चित्रण विवेचन मिलता है। सेनापति का प्रिय अलंकार पहले याद कर लीजिए, सेनापति स से सेनापति, स से श्लेष और साथ में दूसरा कौन है, साथ में यमक हैं। बाकी यमक अगर ऐसे देखा जाए तो यमक और किसका है, तो ये आपके भूषण का है, भूषण का भी यमक है। विरोधाभास किसका है, विरोधाभास आपका है घरानंद का है। और बिहारी का कौन सा है, बिहारी का श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार रस का रस प्रिय और श्रृंगार रस रूपक। ठीक है, सेनापति के प्रिय श्लेष और यमक द्विअर्थक हैं ये। सेवक सीतापति को सेनापति कवि सोई जाकी हुई अर्थ कविताई निर्वाही की। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा भी लिखते हैं। दो ही रचनाएँ हैं इनकी, एक तो कविता रत्नाकर, एक कवि कविता रत्नाकर 1650 में राम भक्ति के चित्र में, काव्य चित्रों में है। ठीक है, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। और सेनापति को जीवन के अंतिम दिनों में वैराग्य हो गया और उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गुरु इनके हीरामणि दीक्षित हैं। गुरु कौन है, सेनापति के गुरु हैं हीरामणि। जो सेनापति होगा वो तो हीरे जैसा हो गई। आगे सेनापति अगर हीरे जैसा ना हो क्या मतलब है। ठीक है, तो हीरामणि दीक्षित इनके क्या है, गुरु हैं। हीरामणि दीक्षित सेनापति गुरु। अभय कवालकर 1791 ईस्वी में वृंदावन में जन्म हुआ था। गवाल कवि कब जन्म हुआ, 1791। कहाँ जन्म हुआ, वृंदावन में। गवाल कवि वास्तविक नाम क्या है, रसिकानंद पूछा जाता है। गवाल कवि का वास्तविक नाम क्या है, रसिकानंद। क्या है, रसिकानंद। ठीक है, गवाल कवि का वास्तविक नाम रसिकानंद। इन्होंने टोटल कितने ग्रंथ लिखे, आचार्य शुक्ल ने इनके 11 ग्रंथ गिनाए हैं। कितने ग्रंथ, और सेनापति के कितने गिनाए थे, 23। देव के कितने गिनाए थे, 23 ग्रंथ गिनाए थे। रीतिकाल के अंतिम कवि, रीतिकाल के अगर अंतिम कवि पूछा जाए, अंतिम आचार्य कवि पूछा जाए, अंतिम शास्त्र कवि पूछा जाए, सब गवाल है। अंतिम कवि, रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि, अंतिम शास्त्र कवि, सब गवाल कवि इसका उत्तर है। ये नाभा नरेश जसवंत सिंह के दरबार में थे। नाभा नरेश जसवंत सिंह। नाभा नरेश कौन है, जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह कैसे याद रख सकते, जसवंत सिंह की गाय कौन चलाता है, गवाल। इनका नाम क्या था, रसिकानंद। रियल तो रसिकानंद।
ठीक है। कुछ समय के लिए महाराज रंजीत सिंह के दरबारी कवि भी होने, महाराज रंजीत सिंह के दरबारी कवि भी ये रहे हैं, ठीक है। अब इनका नाम, वास्तविक नाम रसिकानंद है। क्या है? रसिकानंद, कव्वाल कवि, ठीक है। तो इन्होंने पहली रचना क्या लिखी? रसिकानंद, अपने नाम से। दूसरी नक्सिक, विरस इतना था कि नायिकाओं के नक्श लगा के सिख तक वर्णन कर दिया था, नक्सिक दूसरी। फिर अलंकार ब्रह्मभंजन, फिर पहले तो रस में डूबे हुए थे, फिर अलंकारों के ब्रह्म में डूब गए, ठीक है। 3 तो आपको रचना याद होगी। पहले अपने नाम से रसिकानंद, और रस में इतना खो गए थे, उन्होंने क्या लिख दी? नक्शे लिख दी, यानी नक्श लगा के सिख तक नायिका को भेद उनकी रचनाएँ कर दी। अब इन रसों में इतना दिखने के बाद में इन्होंने सोचा कि थोड़ा अलंकार के बारे में लिखा जाए, तो अलंकार ब्रह्मभंजन और 1853 ईस्वी में रस रंग लिखी है। फिर चौथे नंबर पर फिर से रस पे आ गए। रस रंग ये रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। कल अपने बताया था कि रस रंग ये क्या है? रीतिकाल की अंतिम रचना है। रस रंग क्या है? रीतिकाल की अंतिम रचना। रस रंग रीतिकाल की अंतिम रचना है। रस रंग रीतिकाल की अंतिम रचना है। और भक्त भावन ये ग्वाल कवि की अंतिम रचना है। भक्त भावन ये ग्वाल कवि की अंतिम रचना है। 2 यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न क्या बनते हैं यहाँ पे? 2 प्रश्न ये बनते हैं कि एक तो रसरंग है, ठीक है। तो रसरंग ये इनकी क्या है? रीतिकाल की अंतिम है। ये तो रीतिकाल की अंतिम है, ठीक है। लेकिन भक्त भावन है वो ग्वाल कवि की अंतिम रचना है, ठीक है। इसके बाद में अमीरठ, ठीक है। अमीरठ ये प्रबंध रचना है, ये भी इनकी है। अमीरठ चंद्रशेखर वैसे वाजपेयी ने भी लिखी है, और जिसकी प्रसिद्ध बनती है सिंह कवन, ठीक है। इसके बाद विजय विनोद है, काफ़ी देख लो। रसिकानंद, फिर रसमित डूबेगी नूर रस नक्सिक लिखी गया। फिर इनको थोड़ा सा ब्रह्म अलंकार ब्रह्मभंजन, फिर से रस रंग फिर से लिखी। ये इनकी अंतिम रचना है, रीतिकाल की अंतिम रचना और रस रंग। लेकिन भक्त भावन इनकी ग्वाल कवि की अंतिम रचना है। फिर अमीरठ भी लिखते हैं, ये प्रबंध रचना है। अमीरठ और किसने लिखी है? तो चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखी है, और ग्वाल कवि ने भी लिखी है। विजय विनोद ये इनकी प्रबंध रचना है। यमुना लहरी, विजय विनोद, यमुना लहरी, ठीक है। और जमुना लहरी किसने लिखी है? पद्माकर ने लिखी है। जमुना लहरी पद्माकर ने लिखी है। विजय विनोद, यमुना लहरी, कवि हृदय विनोद, नेह निबाह गोप बचेसी, ठीक है। नेह निबाह गोप बचेसी ये प्रबंध रचना है। गोप बचेसी, कवि हृदय विनोद, नेह निबाह गोप बचेसी, ठीक है। विजय विनोद, यमुना लहरी, कवि हृदय विनोद, और यमुना लहरी किसकी? पद्माकर की। नेह निबाह और गोप बचेसी इनकी प्रबंध रचना है। अमीरठ के नाम से चर्चित प्रबंध रचना किसकी है? रीतिकालीन कवि चंद्रशेखर वाजपेयी की भी है। रीतिकालीन कवि वो भी है चंद्रशेखर वाजपेयी कृत अमीरठ 1-1-2 को शुक्ल जी ने क्या बोला है? साहित्य का रत्न बोला। यही बात शुक्ल जी ने किसके लिए बोली है? बिहार शास्त्री के लिए बोली है। और चंद्रशेखर वाजपेयी की अमीरठ की दोहा की पंक्ति क्या है? सिंह गवन सतपुरुष वजन पत्री वाले इतबार त्रिया तेरह अमीरठ चढ़े दूजी बार। अब बात करते हैं पर रसलीन की। रसलीन का जन्म होता है आपका 1696। कब होता है? 1696। और इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है, जैसे कि ग्वाल कवि का रसिकानंद था, उसी प्रकार से गुलाम नबी सैयद गुलाम नबी किसका है? रसलीन का है। किसका है? रसलीन, ठीक है। रसलीन का है, ठीक है। शायद ये रीतिबद्ध कवि हैं। अब रीतिबद्ध की बात हो रही है। अच्छा, रीतिबद्ध ही हैं आपके रसलीन। 1696 में इनका जन्म हुआ है। सैयद गुलाम नबी इनका वास्तविक नाम। रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं मुख्य रूप से हैं जिसको आपको याद रखनी है। एक है अंग दर्पण, ये 1734-37 में ही प्रसिद्ध रचना इनकी पूछी जाती है।
अंग दर्पण 1737 रसलीन गुलाब नबी विधि से बोलते हैं, गुलाब नबी शेर गुलाब नबी की रचना है अंग दर्पण 1737 में। फिर रस प्रबोध 1741, रस प्रबोध 1741, 1154 जो है इसमें मिलते हैं रस प्रबोध में। एक अलंकार दर्पण, एक अंग दर्पण, एक अलंकार दर्पण, रसलीन की एक अंग दर्पण, एक अलंकार, एक रस प्रबोध, 3 रचनाएं हैं। अंग दर्पण, अलंकार दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण, अलंकार दर्पण और रस प्रबोध, इनका प्रसिद्ध दोहा है कि अमीय हलाहल, किसका है? रसलीन का, रसलीन का। रसलीन रस को लेना है, कैसे लोगे? अमीय अमीय अमी मतलब अमृत के समान, हलाहल मद भरे श्याम स्वेद रत्नार जियत मरत भरत जय ही चितवन एक बार। ठीक है, अमीय हलाहल मद भरे, ठीक है, कैसे? अमीय हलाहल मद भरे श्याम स्वेद रत्नार जियत मरत झुक झुक, जियत और मरत, जीना और मरना एक साथ कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई, और जियत मरत तो क्या आएगा यहाँ पे? विरोधाभास। ठीक है, तो अमीय हलाहल, रसलीन रस लेना है अमीय का। ठीक है, तो अमीय हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार जियत मरत झुक झुक भरत जय ही चितवन एक बार। यह दोहा रसलीन का है, जिसे बिहारी के दोहे की भ्रांति करवाता है। और यह दोहा कहाँ से लिया गया है? अंग दर्पण से। कब ले आई थी अंग दर्पण? 1737 में। और दूसरी आपकी क्या थी? रस प्रबोधी आई थी 1741 में। अब अपन कुलपति मिश्र की बात करते हैं। बिहारी के भांजे थे कुलपति मिश्र, क्या थे? बिहारी के भांजे। बिहारी आपको पता है कुलपति मिश्र क्या है? बिहारी के भांजे हैं कुलपति मिश्र। ये बिहारी मेजर राजा जय सिंह के दरबार में थे। बिहारी तो आपको पता है कि बिहारी कहाँ पे थे? तो बिहारी मेजर राजा जय सिंह के दरबार में थे, और मेजर राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के विद्या गुरु थे। मेजर राजा जय सिंह है, उसके पुत्र थे राम सिंह। इसके विद्या गुरु कौन थे? बिहारी थे। बिहारी के भांजे कुलपति मिश्र इन्हीं राम सिंह के दरबारी थे। और फिर भांजे भी कहाँ चले गए? राम सिंह के दरबार में चले गए। ये आगरा के माथुर चौबे ब्राह्मण थे। कुलपति मिश्र हो गए, ये बिहारी हो गए, ये आगरा के क्या थे? माथुर चौबे ब्राह्मण, माथुर चौबे ब्राह्मण। ठीक है, माथुर चौबे ब्राह्मण थे। और 1667 से 1886 का समय इनका कविता काल, 67 से 86, जिसमें इन्होंने क्या किया? कविताएं की। अब कुलपति मिश्र की पहली रचना है रस रहस्य। कुलपति मिश्र, भाई कुल का पति बना है तो कुछ तो रहस्य होगा, कुछ तो इसमें खास बात होगी, तभी तो बना है, नहीं तो गहरा थोड़ी बन सकता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है भाई, सही बात है। तो रस रहस्य 1670 सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। अभी तक अपन ने 3 ग्रंथों की बात करी है। सबसे पहला तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का फर्स्ट हिंदी का पहला सर्वांग निरूपक ग्रंथ चिंतामणि। दूसरा अपन ने देव का पढ़ा था शब्द रहस्य करके, है ना, वो दूसरा था जिसके आधार पे वो विख्यात हुए थे। और रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, और ये भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। 1670 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, 1670 में। और 8 वृत्तांत मिलते हैं रस रहस्य में। कितने वृत्तांत मिलते हैं? 8 वृत्तांत मिलते हैं। इस ग्रंथ को लिखने में कुलपति मिश्र ने इन ग्रंथों की प्रेरणा ली है। किन की प्रेरणा ली है? रस रहस्य को लिखने में 3 ग्रंथों की प्रेरणा ली। एक तो मम्मट का काव्य प्रकाश, ज़्यादा प्रभाव तो मम्मट के काव्य प्रकाश का पड़ा है। केशवदास का रसिक प्रिया भी ले लिया, केशवदास का रसिक प्रिया, मम्मट का काव्य प्रकाश, और आचार्य विश्वनाथ कृत जो है साहित्य दर्पण। इन तीनों की मतलब मिलावट है। रस रहस्य रचना पर मम्मट के काव्य प्रकाश का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रस रहस्य रचना पर मम्मट के काव्य प्रकाश का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रस रहस्य असल में मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो प्रभाव इसका ही पड़ता है, काव्य प्रकाश का। तो रस रहस्य असल में मम्मट के काव्य प्रकाश का क्या है? छाया अनुवाद है। और रस रहस्य को हिंदी का काव्य प्रकाश कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि
हिंदी का काव्य प्रकाश किस रचना को कहा जाता है? तो रस रहस्य किसका है? तो कुलपति मिश्र का। किसका है? कुलपति मिश्र। कौन है कुलपति मिश्र? ये भांजे है किसके? बिहारी के। तो किसके दरबार में रहते थे? तो राम सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है। और रस रहस्य क्या है? सर्वनिरूपक ग्रंथ है। इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? मम्मट के। मम्मट के काव्य प्रकाश का। इसलिए रस रहस्य को क्या कहते हैं? हिंदी का काव्य प्रकाश कहा जाता है। और इसके बाद में अगली रचना इनकी है दुर्गा भक्ति चंद्रिका और मुक्ति तरंगिणी। दुर्गा भक्ति चंद्रिका जिसे बोलते हैं, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, और एक है मुक्ति तरंगिणी। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका बोलो या दुर्गा भक्ति तरंगिणी बोलो, ये संस्कृत रचना है और दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। दुर्गा सप्तशती किसने लिखी थी? विद्यापति ने लिखी थी। तो विद्यापति की दुर्गा सप्तशती का ये अनुवाद क्या है? दुर्गा भक्ति चंद्रिका, जैसे दुर्गा भक्ति तरंगिणी भी कह सकते हो। फिर मुक्ति तरंगिणी, रस रहस्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी होगी, मुक्ति तरंगिणी होगी। द्रोण पर्व, ये संग्राम सार, ऐसे द्रोण पर्व को संग्राम सार भी कहते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। द्रोण पर्व महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद कौन है? द्रोण पर्व। तो अभी तक 4 रचनाएं हैं ये कुलपति मिश्र की 4 रचनाएं हैं, जिसमें रस रहस्य हैं, सर्वनिरूपक ग्रंथ है, 8 उसमें वृत्तांत मिलते हैं और वो उस पर 3 का प्रभाव देखा जा सकता है। रस एक तो आपके काव्य प्रकाश आपका काव्य प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश का प्रभाव मिलता है। और रसिक प्रिया केशवदास का उसका प्रभाव पड़ता है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण का प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उस पर मम्मट के काव्य प्रकाश का है। इसके बाद में ये तो रस रहस्य होगी। रस रहस्य के बाद में आपका दूसरा हो गया दुर्गा भक्ति तरंगिणी हो गई, तीसरी मुक्ति तरंगिणी हो गई और चौथी द्रोण पर्व हो गया। और ये संग्राम सार है, ये महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। और इसके बाद में अपन देखें तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, जो 18 अधिकार में विभक्त है। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, जो 18 अधिकरण में विभक्त है। राजशेखर की रचनाएं काव्य मीमांसा है राजशेखर की, जो कि 18 अधिकरण में विभक्त हैं, वो तो है ही। और इसका एक अधिकरण प्राप्त होता है कवि रस से। एक अधिकरण प्राप्त होता है जिसका नाम है कवि रहस्य। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की। अब अपन बात करेंगे पद्माकर। और पद्माकर क्या है आपके? पद्माकर आपके पर्वों के कवि हैं। ऋतु के कवि कौन है? सेनापति हैं। और पर्वों के कवि, त्योहारों के कवि कौन है? पद्माकर है। इनका बचपन का नाम है प्यारेलाल। पद्माकर प से प्यारेलाल ये रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं रीतिबद्ध के पद्माकर। रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। रीतिमुक्त के घनानंद हैं। रीतिबद्ध के कौन है? रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी पहले माना जाएगा और पद्माकर बाद में माना जाएगा। रीतिबद्ध का कौन है? तो पद्माकर है। रीतिसिद्ध का बिहारी, मुक्त का घनानंद। अगर रीतिकाल ओनली पूछा जाए पूरे संपूर्ण रूप से तो पहले तो बिहारी आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे? पद्माकर। रीतिकाल को सभी मुख्य और गौण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए किस कवि को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है? तो पद्माकर को कहा जा सकता है। रीतिकाल की सभी मुख्य और गौण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए किस कवि को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है? तो पद्माकर। ठीक है। रीतिकाल की सभी मुख्य और गौण प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए किस कवि को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है? तो पद्माकर। वीर रस की दृष्टि से रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कौन है? भूषण है। जैसे शिवराज भूषण, छत्रसाल, तो वो रचनाएं जो उसने लिखी थी। भूषण उल्लास, भूषण हजारी और दूषण हजारा। भूषण हुजारा, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण हजारा, ये रचनाएं लिखी है इन्होंने भूषण। रीतिकाल काव्य, रीतिकालीन काव्य भाषा की दृष्टि से, रीतिकाल की दृष्टि से रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? रीतिकालीन काव्य भाषा की दृष्टि से रीतिकाल की दृष्टि से रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? काव्य भाषा की दृष्टि से बिहारी। और रीतिकाल का
व्यापक मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाएंगे बिहारी। रीतिकाल की व्यापक मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाएंगे बिहारी माने जाएंगे। रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कौन है? तो बिहारी है। व्यापक मनोवृत्ति हो तब भी बिहारी है। काव्य भाषा की दृष्टि से बिहारी है। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी बिहारी है। और 1753, हाँ, पद्माकर का जन्म कब हुआ? तो 1753 में हुआ। याद रखिएगा, पद्माकर का जन्म 1753, जबकि बिहारी का जन्म होता है 1595। याद रखिएगा, बहुत पुराना है, काफ़ी अंतर है। ठीक, तो इनका जन्म होता है 1753 में पद्माकर का। शुक्ल के अनुसार ये पद्माकर का जन्म हुआ है बांदा, यूपी में हुआ है। ये सर्वमान्य है। पद्माकर का अगर सीधा जन्म माना जाए तो बांदा यूपी में हुआ है, लेकिन नगेंद्र और बचन सिंह क्या कहते हैं कि इनका जन्म सागर एमपी में हुआ है। ठीक है, लेकिन माना किसका जन्म था? शुक्ल जी। ठीक है, तो नगेंद्र और बचन सिंह के अनुसार सागर एमपी में, शुक्ल जी के अनुसार बांदा यूपी में इनका जन्म। पद्माकर रीतिकाल की अंतिम प्रसिद्ध कवि। अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर है। आचार्य शुक्ल। जिस प्रकार पद्माकर अपनी परंपरा में परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी अंतिम। जिस प्रकार पद्माकर अपनी परंपरा में परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी ये क्या है? अंतिम है। जिस प्रकार पद्माकर अपनी परंपरा में परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी क्या है? अंतिम कवि है। जिस प्रकार पद्माकर अपनी परंपरा में परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी क्या है? अंतिम कवि। जिस प्रकार पद्माकर अपनी परंपरा में परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी क्या है? अंतिम है। ये आचार्य शुक्ल ने पद्माकर के लिए कहा है। पद्माकर राजसी ठाट बाट शान शौकत से जीने वाले हैं। वे त्यौहार बनाने वाले इंसान ऐसे थोड़ी होता है, राजसी ठाट बाट में रहता है। और अकड़ के लिए कौन जाने जाते हैं? अपने अकड़ के लिए देव जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा उधर भागने वाले घूमने वाले कौन है? देव है। भगवान देव ने उनको क्या बोला? भिखारी बोला। ठीक है, जब पद्माकर की सवारी निकलती तो राजा महाराजाओं की सवारी का भ्रम हो जाता था। देख लो भाई, ठाट बाट है कि नहीं। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी पद्माकर के वीर भक्ति और श्रृंगार रस के सच्चे अंग। ये कहते हैं कि पद्माकर में वीर भक्ति और श्रृंगार रस के सच्चे अंग विद्यमान हैं। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी पद्माकर के बारे में क्या कहते हैं कि पद्माकर में वीर भक्ति और श्रृंगार रस, कौन से? वीर भक्ति और श्रृंगार रस के सच्चे अंग विद्यमान है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी किसके बारे में कहते हैं? पद्माकर की कविताओं में वीर, श्रृंगार और भक्ति रस की त्रिवेणी प्रवाहित है। पद्माकर कविराज शिरोमणि के नाम से भी जाने जाते हैं। जब वीर भक्ति और श्रृंगार तीन चीज़ें आ गई हैं तो कविराज शिरोमणि अपन कह सकते हैं। तो कविराज शिरोमणि कौन? पद्माकर। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट को पद्माकर के पिता हैं, जिनका नाम क्या है? मोहनलाल भट्ट को जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने राज शिरोमणि की उपाधि दी। ठीक है, मोहनलाल भट्ट, पद्माकर भट्ट के पिता मोहनलाल भट्ट को जयपुर के प्रताप सिंह ने क्या दिया? कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। बाद में यही उपाधि जगत सिंह ने किसको दे दी? पद्माकर को दे दी। जगत सिंह ने वापस ये उपाधि पद्माकर को दे दी। आचार्य शुक्ल ने बिहारी और पद्माकर के लिए सर्वप्रिय कवि को संबोधन किया। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि बिहारी और पद्माकर तो सर्वप्रिय कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने पद्माकर को भाव मूर्ति विधायनी कल्पना के सृष्टा का, वो छप गया भी सोचो, ये प्रश्न छपेगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा कि आचार्य शुक्ल ने पद्माकर को भाव मूर्ति विधायनी कल्पना के सृष्टा का। भाव मूर्ति विधायनी कल्पना के सृष्टा कौन है? तो पद्माकर है। ये त्योहारों के कवि हैं। पद्माकर को भाव मूर्ति, भाव तो आएंगे भी, त्योहार बना रहे होंगे, भाव तो नहीं है, कुछ को बिछड़ने का भाव। ये त्योहारों के कवि है। नैन नचाए कहो मुस्काए लल्ला फिरायु खेलन हो रही मतलब यहाँ से होली से मतलब है। ठीक है,
तो यहाँ पे नैन नचाए, ये प्रश्न कितने बार पूछा जाता है, किसकी, तो पद्माकर की। नैन नचाए, खे त्यौहार की बात आ गई तो सीधा पद्माकर लगा देना है। नैन नचाए कहो मुस्काए, लल्ला फिर आयु खेलन हो रही। ठीक है, आचार्य शुक्ल देश में, आचार्य शुक्ल कहते कि देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर और किसी कवि का नहीं गूंजा। ये पद्माकर के बारे में शुक्ल कहते हैं कि जैसा नाम इनका गूंजा है वैसा आगे चल के और किसी का नहीं गूंजा है। ठीक है, इसके बाद में पद्माकर की कविता में शीत ऋतु में सामंती बिंब छोड़ो, पद्माकर की कविता में शीत ऋतु में सामंती दरबार का चित्रण जीवंत हो उठा। ठीक है, पद्माकर की कविता में शीत ऋतु में सामंती दरबार का चित्रण जीवंत हो उठा और तान तक ताला है। ये देखो, पद्माकर की कविता में शीत ऋतु के सामंती दरबार का चित्रण जीवंत हो उठा था। शांत शीत ऋतु में सामंती दरबार का चित्रण जीवंत हो उठा था कि तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है, सुबाला है, दुसाला है, विशाला सूत्र साला है। तो ये ध्यान रखना, ये किसकी पंक्ति है, तो ये आपकी पद्माकर की है। तान तुक ताला है, विनोद के रसाला है। सुजान विनोद किसकी रचना है, देव की, द से याद रखिएगा, है ना। सुबाला है, दुशाला है, विशाला चित्रशाला। पद्माकर की कविताओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। साहित्यिक जैसे बुंदेलखंडी शब्दों की सोंधी महक आती है, थोड़ी थोड़ी महक कहाँ से आती है, बुंदेलखंडी की भी आती है। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देखो। पद्माकर की राम रसायन, प्रताप विरुदावली, ठीक है, प्रताप विरुदावली, जगत विनोद, वे जगत सिंह के दरबार में थे, जगत विनोद, पद्माभरण, जमुना लहरी, जमुना लहरी पद्माकर ने लिखी, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, गंगा लहरी, ईश्वर पचीसी, कवि पचीसी, राजनीति हितोपदेश, हिम्मत बहादुर विरुदावली, वीर रसिया, लीलाहारी लीला, लीलाहारी लीला, जगत विनोद, जगत सिंह की वाणी की थी, ये इम्पोर्टेंट है। राम रसायन, प्रताप विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, जमुना लहरी, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ईश्वर पचीसी, कली पचीसी, राजनीति हितोपदेश, हिम्मत बहादुर विरुदावली, लीलाहारी लीला। पद्माकर की रचनाओं का अगर विवेचन करें, पद्माकर की कविताओं में रूप, रस, गंध, चेष्टा आदि का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। रूप हैं, रस हैं, गंध हैं, चेष्टा हैं, इन सब का क्या मिलता है, मार्मिक चित्रण मिलता है। सरसता व चित्रात्मकता का गुण देखा जा सकता है, सरसता व चित्रात्मकता का गुण देखा जा सकता है। त्योहारों का जीवन चित्रण देखा जा सकता है। फागु की भीड़ अभिरण, फागु मतलब फागण आ गया, फागण में क्या खेलेंगे, होली खेलेंगे। अभिरण में ले गई गोविंद गए गोरी। पद्माकर की कविता में नाद सौंदर्य संगीतात्मकता का गुण भी देखा जा सकता है। अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा पद्माकर ने ऐन्द्रिक बिंबों यानी घ्राण, सर्वेश, स्पर्श, चाक्षु, स्वाद सुंदर चित्रण किया है। अब बिहारी की वाग विदिग्धता, मतीराम की, तो बिहारी किसके लिए अपने जाने जाते हैं, अपनी वाग विदिग्धता के लिए जाते हैं। ठीक है, मतीराम अपनी सरलता, सहजता और सहृदयता के लिए जानते हैं। देव अपनी मौजीपन के लिए। पद्माकर की कविता में इन सभी कवियों की विशेषता मिल जाती है, यानी कि बिहारी की वाद विदिग्धता इनमें मिल जाती है, मतीराम की सरलता, सहजता, सहृदयता मिल जाती है, देव का मौजीराम भी मिल जाता है। सारा का सारा मतलब उसमें तभी तो हाँ मतलब इससे शान शौकत से रहते थे। राम रसायन, अब इनका विवेचन देख लो अलग से। राम रसायन ये रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है। राम रसायन है तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखी गई। फिर गंगा लहरी, ये इन्होंने अंतिम रचनाएँ हैं, ये पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। ये आपकी पद्माकर की अंतिम रचना मानी जाती है। गंगा लहरी कानपुर गंगा तट के किनारे बैठे बैठे जब उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तब इन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई। और ये रचना गंगा जी के महात्म्य पर लिखी गई रचना है। और इसी में पंक्ति मिली कि जेते तुम तारे देते, जेते तुम तारे देते, नभ में न तारे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने तुमने तारे हैं ना, उतने तारे तो नभ में भी नहीं है। तो नक्षत्र यानी कि यहाँ पे
तारे उतारे, इसका तो उद्धार का है और इस तारे का मतलब है नक्षत्र, तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है। गंगा लहरी इनकी अंतिम में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तो गंगा के किनारे बैठ के लिखी थी। प्रबोध 50 की रचना भी रोगग्रस्त, प्रबोध 50 रोगग्रस्त हालत में लिखी गई थी। ठीक है, ये भी रोगग्रस्त हालत में लिखी गई थी। ठीक है, 1:40 का हो गया आपका वीडियो। ये रचना भी रोगग्रस्त हालत में लिखी गई थी। इस रचना में भक्ति व वैराग्य का सुंदर सौंदर्य देखने को मिलता है। किसमें? प्रबोध 50 हितोपदेश। ये रचना ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के दरबार में लिखी गई। हितोपदेश ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया के दरबार में लिखी गई थी। हितोपदेश, हितोपदेश। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। पद्माभरण, भरण आ गया तो भरण से याद रखना कि अलंकार ग्रंथ होगा। ठीक है, ये अलंकार ग्रंथ है और जगत सिंह के दरबार में लिखा गया था। और जयपुर के राजा जगत सिंह है, वहाँ पे पद्माभरण भी लिखा है, और ये भी जयपुर में लिखा गया था जगत विनोद। केवल अलंकारों का विवेचन होता है पद्माभरण। जगत विनोद ये इनके इम्पोर्टेंट है 1810 में जगत विनोद। और ये ग्रंथ पद्माकर के ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है। जगत सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। ये भी जगत सिंह के संरक्षण में लिखा गया, 1810 में लिखा गया। यह ग्रंथ रस सुनाई का भेद से संबंधित है। जगत विनोद तो रस सुनाई का भेद से संबंधित है। पद्माभरण आपका अलंकार ग्रंथ है। और इसी रचना के आधार पर पद्माकर को क्या मिली है? प्रसिद्धि मिली। क्या मिली है? प्रसिद्धि मिली है, आचार्य कहलाए। इसी रचना के आधार पर जगत विनोद का भारतीय आचार्य कहलाए। उसके बाद में है हिम्मत बहादुर वीरलावली, ये वीर रस की रचना है। पद्माकर की ये रचना कैसी है? वीर रस की रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपके वीर रस की रचना है। कौन से? हिम्मत बहादुर वीरलावली। वीर रस की रचना आचार्य शुक्ल ने इस रचना को वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा है। वीर रस की फड़कती हुई रचना आचार्य शुक्ल ने किसको बोला है? हिम्मत बहादुर वीरलावली को कहा है। हिम्मत बहादुर वीरलावली किसकी है? तो पद्माकर की है। ये प्रबंध रचना है। अवध के राजा सेनापति गोसाई अनूप सिंह ही हिम्मत बहादुर के नाम से जाने जाते हैं। अवध के राजा के जो सेनापति हैं गोसाई अनूप सिंह हैं, वही हिम्मत बहादुर के नाम से जाने जाते हैं। उस पर ये लिखी गई। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सारांश ये है, संदेह आ जाए या सारांश आ जाए, ये दोनों शब्दों ये बंदा बहुत इस्तेमाल करता है ये शब्द। ठीक है, तो आप वहाँ पे आचार्य शुक्ल लगेगा कि सारांश यह है कि पद्माकर की भाषा में वह अनेक रूपता मिलती हैं जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में पाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये? सारांश यह है कि पद्माकर की भाषा में वह अनेक रूपता मिलती हैं जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में भिखारीदास जिसे दास कवि भी कहा जाता है। इनका कविताई काल क्या था? 1734 से 1750। 1734 से 1750 इनका कविताई काल था। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य पूछे तो कौन? अंतिम प्रसिद्ध आचार्य, अंतिम आचार्य ग्वाल कवि हैं। अंतिम शास्त्र कवि ग्वाल कवि हैं, लेकिन अंतिम प्रसिद्ध आचार्य पूछे तो कौन है? भिखारीदास। ठीक है, रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि कौन? पद्माकर। अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन है? आपके भिखारीदास है। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदू पत सिंह के दरबार में थे। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदू पत सिंह के दरबार में थे। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदू पत सिंह। ठीक है, भिखारी हैं, भिखारीदास हैं। ये किसके दरबार में थे? प्रतापगढ़ के पृथ्वी सिंह के भाई हिंदू पत सिंह। हिंदू के पद पर जो भी चलेगा वो भिखारियों के भी खूब सारे दानवान करते हैं। ठीक है, तो भिखारी ऐसे याद कर लो आप। और प्रतापगढ़ के व्योंगा गांव में जन्म इनका कहाँ हुआ? प्रतापगढ़ के व्योंगा ग्राम जो अवध में यूपी। अब इनकी पंक्ति देखो, आगे के सु कवि रिझी है तो सु कविताई, नहीं तो राधिका कन्हई को सुमरन को बहानो आई। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था।
आगे के सुकवि रिजी है तो सुकविताई, नहीं तो राधिका कन्हाई को सुमिरन को बहार। तुलसी गंग दुयो भये, तुलसी और गंग दोनों की बात अगर साथ में आए तो भिखारीदास कहेंगे। दोनों भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ठीक है। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। ये की पंक्ति है। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप को अंग दूषण करे कुरूपता। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप को अंग भूषण करे कुरूपता। ब्रज भाषा हेत ब्रजवासी न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवित की बानी हूँ सो जानी। काव्य की रचना है, उनसे ये पंक्ति ली गई। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानी है। काव्य निर्णय की रचना है, उनसे ली गई। भिखारीदास की ख्याति किससे बड़ी? तब चौथा आ रहा है सर्वद्रूपक ग्रंथ है। कौन सा आपका? काव्य निर्णय की सर्वद्रूपक ग्रंथ किसका है? भिखारीदास। भिखारी बनने का निर्णय आप क्या था? आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने हैं या जो भी वो आपका निर्णय, यानी कि काव्य निर्णय याद करने के लिए आप याद रख सकते हो। इसका भिखारीदास का सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। काव्य निर्णय रचना के आधार पर रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ आचार्य बने, अंतिम प्रसिद्ध आचार्य। काव्य निर्णय कब आई? इनकी 1746 में। ये संपूर्ण रीतिकाल में साहित्य शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। संपूर्ण रीतिकाल में साहित्य शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय। भिखारीदास ने काव्य निर्णय लिखते समय श्रीपति की रचना काव्य सरोज, श्रीपति की कौन सी रचना? काव्य सरोज का सहारा लिया। वापिस याद दिला दूँ, श्रीपति ने कौन सा लिखा था? कवि कल्प द्रोम लिखा था, याद आ रहा? ठीक है। और आपका सेनापति का कौन था? काव्य कल्प द्रोम था। और यही श्रीपति का इनका काव्य सरोज है, जिसका सहारा किसने लिया? काव्य निर्णय में भिखारीदास ने किया। विश्व बंधुओं ने उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसको माना? उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य माना है भिखारीदास को। सबसे बड़ा आचार्य माना भिखारीदास। इनकी रचना देखो, एक तो काव्य निर्णय है, ये काव्य निर्णय, एक है श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय है, दूसरा आपने श्रृंगार निर्णय कर दिया। एक रस सारांश, छंदोवर्ण, पिंगल, शतरंज, सतीका, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण। भाई दो इंपॉर्टेंट है, दो तो आपको याद होगी। काव्य निर्णय 1746 और श्रृंगार निर्णय। एक रस सारांश याद रख लो, 1742, 3 तो याद रख लो, बाकी याद हो या ना हो। छंदोवर्ण, पिंगल, शतरंज, सतीका, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण का अनुवाद इसी नाम से किया गया है। विष्णु पुराण का अनुवाद इसी नाम से किया गया है। श्रृंगार निर्णय 1750, रस सारांश 1742, छंदोवर्ण, पिंगल, शतरंज, सतीका, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण का अनुवाद इसी नाम से हुआ है। काव्य निर्णय 1746। ठीक है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदोवर्ण, पिंगल, शतरंज, सतीका, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण का अनुवाद इसी से हुआ है। और काव्य निर्णय डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भिखारीदास हिंदी के पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, लय, तुक आदि पर पहली बार विस्तार से चर्चा की है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि भिखारीदास हिंदी के पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी काव्य परंपरा में भाषा हो, छंद हो, लय हो, तुक हो आदि का पहली बार विस्तार से क्या करिए? चर्चा करिए। अब अंतिम अपन एक पढ़ लेते हैं प्रताप शाही, उसके बाद बिहारी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कविताई काल इनका है 1823 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, 1823 से 1850 तक, 1823 से 1850 तक कविताई काल किसका है? प्रताप शाही का है। ये चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे प्रताप शाही। कविताई काल है 1823 से 1850। चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबारी। ठीक है, प्रताप विक्रम शाही। आचार्य शुक्ला ने प्रताप शाही के आचार्यत्व और कवित्व की भूरी क्या की है? प्रशंसा करी है। आचार्य शुक्ल ने प्रताप शाही के आचार्यत्व और कवित्व की क्या करी है? भूरी प्रशंसा करी है।
और व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 में आती है इनकी रचना, 1825 में। घोषित विषय है नायिका भेद। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप सही कब आती है? 1825 में। ये नायिका भेद, घोषित रूप से नायिका भेद की रचना है। आमतौर पर रीतिकाल के काव्य ग्रंथों में पहले लक्षण प्रस्तुत किए जाते हैं। लक्षण का मतलब परिभाषा, फिर उनके उदाहरण आते हैं, यानी कि लक्ष्य आते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। और व्यंग्यार्थ कौमुदी इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें इसका विपरीत चलता है। पहले क्या आएगा? उदाहरण, यानी कि लक्ष्य आएगा, फिर लक्षण आएगा, यानी कि परिभाषा आएगी। व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले उदाहरण लक्ष्य दिए जाते हैं, फिर लक्षण यानी कि परिभाषा दी जाती है। अन्य रचना इनकी कौन सी है? तो एक तो आपकी व्यंग्यार्थ कौमुदी होगी, इसके अलावा है श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, रत्न चंद्रिका और जय सिंह प्रकाश। श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, जय सिंह प्रकाश, रत्न चंद्रिका। श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, रत्न चंद्रिका, जय सिंह प्रकाश। और प्रताप शाही ने मतीराम की रसराज की टीका लिखी है। ठीक है, मतीराम की जो रसराज है उसकी भी टीका इन्होंने लिखी है। तो श्रृंगार शिरोमणि, व्यंग्यार्थ कौमुदी तो है ही, प्रताप शाही की, श्रृंगार शिरोमणि है, अलंकार चिंतामणि है, जय सिंह प्रकाश है, काव्य विनोद है, रत्न चंद्रिका। इसके बाद में विक्रम शाही ये चरवार नरेश थे, खुद ही नरेश थे। ठीक है, विक्रम शाही के दरबार में कौन थे? आपके प्रताप शाही थे। ठीक है, अब जिनके दरबार में प्रताप शाही थे उन्हीं के बारे में विक्रम शाही, ये चरवारी नरेश थे। ये बिहार सतसई के अनुकरण पर विक्रम सतसई निर्माण किया। इन्होंने बिहार सतसई का अनुकरण करके विक्रम सतसई लिखी। और गणपति चंद्रगुप्त ने विक्रम सतसई को बिहारी सतसई से बेहतर बता दिया। गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं कि जो विक्रम सतसई है वो तो बिहारी सतसई से भी अच्छा है। और गणपति चंद्रगुप्त बिहारी सतसई खदान में से, गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं कि बिहारी सतसई खदान में से निकले गए कच्चे सोने की तरह, जैसे विक्रम सतसई में तपाकर खरा कुंदन का रूप दे दिया गया है। ये गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। आगे अपन कल पढ़ेंगे बिहारी। ठीक है, बिहारी।